लिंक है। So good morning students. शुरू करते हैं आज की क्लास। और कल हमने पढ़ा था एल्गी के बारे में। प्लांट किंगडम में जो फर्स्ट ग्रुप था थैलोफाइटा, उसमें हमें एल्गी का पार्ट पढ़ना था। एल्गी मेनली एक्वेटिक प्लांट्स हैं, उनकी प्लांट बॉडी थैलॉइड है, उसमें रूट स्टेम लीफ नहीं प्रेजेंट है। डोमिनेंट जनरेशन गैमेटोफिटिक है, न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑटोट्रॉफिक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में oogamous, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस सारी पॉसिबिलिटीज हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोटाइल स्टेज का होना एक रिमार्केबल फीचर है उनका। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज क्वाइट कॉमन बाय फ्रेगमेंटेशन। सो ये हमने एल्गी के कुछ जनरल कैरेक्टर्स पढ़े थे। फिर एल्गी को उनके पिगमेंट्स के अकॉर्डिंगली, रिजर्व फूड मटेरियल, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मोटाइल स्टेज इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप के अकॉर्डिंगली एल्गी को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया था। एंड दोज क्लासेस वर ग्रीन एल्गी जो मोस्ट एडवांस है, देन ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी जो एंशिएंट एल्गी कंसिडर की जाती है। सो हमने एल्गी का एक ब्रीफ अकाउंट डिस्कस किया था अलॉन्ग विद एग्जांपल्स ऑफ ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। क्लियर? सो गुड मॉर्निंग। आ गया आप लोगों का मैसेज मेरे पास। विद्या से हिमांशु, शिवानी, जोबिया, मनी, बरखा, ब्यूटी, फरहीन, गुंजन, प्रवीण, अंशिका, रैनी, दीपांशु, विवेक, ऋतु, तान्या, फरहीन एंड ऑल। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं ब्रायोफाइटा से, है ना। सेकंड टाइप के जो प्लांट है या सेकंड जो रिमार्केबल डिवीजन है, जो एक इंपॉर्टेंट डिवीजन बना है, वो ब्रायोफाइट्स है। सो हमें ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ना है। अगर आप टेरेस्ट्रियल प्लांट की बात करेंगे, जैसे ये प्लांट किंगडम की स्लाइड पे आप देख ही रहे हैं, प्लांट किंगडम को लिवरवर्ट और मॉस से स्टार्ट करके एंजियोस्पर्म तक ले गए, बिकॉज ये सब टेरेस्ट्रियल प्लांट है। यहां से एक्वेटिक हैबिटेट खत्म हो गई या धीरे धीरे खत्म होने वाली है, और धीरे धीरे प्लांट्स जो है वो टेरेस्ट्रियल हो जाएंगे। और एक ये भी चीज आएगी कि स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जो है वो धीरे धीरे इलॉबरेट करेगी। स्पोरोफाइट का जो पार्ट है लाइफ साइकिल में, वो धीरे धीरे इंक्रीज करता चला जाएगा। सो वी विल टॉक अबाउट टुडे ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स और उनके बारे में। फिर उनकी क्लासेस हैं लिवरवर्ट एंड मॉसेस, जो दो एनसीईआरटी में दी हैं, तो उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। क्लियर? सो प्लांट किंगडम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट होगी विद ब्रायोफाइट्स। क्लियर? सो वी हैव ब्रायोफाइटा, है ना। हमने सबसे पहले कंप्लीट किया था सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया हो तो सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन पूरा किया था। आफ्टर दैट आपने एक ब्रीफ अकाउंट पढ़ा था क्लासिफिकेशन का। कल हमने स्टडी किया था एल्गी के बारे में, दैट इज थैलोफाइटा। आज हम स्टडी कर रहे हैं ब्रायोफाइटा के बारे में। सो हम ब्रायोफाइट से स्टार्ट करते हैं। दीज आर पायनियर ऑफ लैंड प्लांट, बिकॉज टेरेस्ट्रियल मोड में जो प्लांट पहली बार आया वो ब्रायोफाइटा है। यहां पे एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि लाइकेन पायनियर ऑफ लैंड प्लांट है या ब्रायोफाइट्स पायनियर ऑफ लैंड प्लांट्स हैं। तो इन दोनों में से अगर चूज करना होगा तो आंसर क्या आएगा? आंसर डेफिनेटली लाइकेन आएगा, बिकॉज लाइकेन पायनियर ऑफ लैंड प्लांट कहलाते हैं। लाइकेन की फॉर्म में एल्गी और फंगी ने एसोसिएट किया, एल्गी और फंगी सिम्बायोटिकली एसोसिएट कर गई, और उसके बाद एक स्ट्रक्चर बना जिसे हमने कंपोजिट या डुअल ऑर्गेनिज्म बोला, एंड दैट स्ट्रक्चर इज लाइकेन। बट लाइकेन एक प्लांट नहीं है। लाइकेन क्या है? एल्गी और फंगी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन। उसमें एल्गी तो प्लांट का पार्ट है, फंगी एक सेपरेट किंगडम में। So it's a kind of association between two different organisms belonging to two different kingdom. But plants के हिसाब से जब पूछा जाए, अगर ऑप्शन में लाइकेन नहीं है, देन उसके बाद क्या आएगा? तो ब्रायोफाइट आंसर आएगा। ब्रायोफाइट पायनियर ऑफ लैंड प्लांट कहलाते हैं। सबसे पहले जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है, लैंड प्लांट मींस टेरेस्ट्रियल प्लांट। अगर हम टेरेस्ट्रियल मोड की बात करेंगे तो टेरेस्ट्रियल में सबसे पहले जो प्लांट आएगा वो ब्रायोफाइट है। अगर प्लांट करके पूछा जाए तो आप आंसर ब्रायोफाइट चूज कर सकते हैं। ठीक है? इनको एम्फीबियंस भी कहा जाता है। अब जैसे आप जू में एम्फीबिया पढ़ते हैं, एम्फीबिया आपने कॉर्डेट्स की एक क्लास के हिसाब से पढ़ा होगा,
जहां पे ये है कि एम्फीबियंस की लाइफ साइकिल का कुछ पोर्शन वाटर में कंप्लीट हो रहा है और कुछ टेरेस्ट्रियल है, या इस तरीके से है कि दोनों मोड में लाइफ एक्वायर हो सकती है, टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक। यहां भी वो चीज है, लेकिन इसको इस तरीके से समझेंगे यहां पे कि एम्फीबियन वर्ड ब्रायोफाइट के लिए इसलिए लिया गया क्योंकि यहां पे लाइफ साइकिल में वाटर की इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि लार्वल स्टेज यानी जो यंग स्टेज होगी, जुवेनाइल स्टेज होगी इन टर्म्स ऑफ प्लांट, वो एक्वेटिक होगी, और जो टेरेस्ट्रियल स्टेज है वो आप कह सकते हैं कि मैच्योर स्टेज को रिप्रेजेंट करे। इस तरीके से नहीं है, जैसे ना फ्रॉग में आप पढ़ते हैं कि टैडपोल एक लार्वल स्टेज है जो एक्वेटिक है, और जब एडल्ट फ्रॉग बन जाएगा तो एक्वेटिक, वाटर, मड सब जगह या टेरेस्ट्रियल सारे मोड को एक्वायर कर लेगा। यहां वो चीज नहीं आएगी। यहां इंपॉर्टेंट क्या है कि लाइफ साइकिल में वाटर की प्रेजेंस होना जरूरी है। सो एम्फीबियन वर्ड जब आप प्लांट किंगडम में यूज करेंगे तो इसका मतलब एक ही है, वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जो कि लाइफ साइकिल में होना जरूरी है, एक लाइफ साइकिल तभी कंप्लीट होती है जब सेक्सुअली ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा। सो फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें एक इवेंट आएगा, दैट इवेंट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। सो फॉर फर्टिलाइजेशन वाटर इज एसेंशियल, है ना। सो वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, एंड बिकॉज ऑफ दैट हम एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम इसे कंसिडर कर रहे हैं ना। एम्फीबियन कंसिडर करने का रीजन हमारा ये है कि वाटर जो है वो एसेंशियल है फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो इसलिए आपको ये एम्फीबियन वर्ड याद रखना है कि एम्फीबियन वर्ड क्यों यूज किया गया, बिकॉज वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, है ना। और यहां ये भी चीज आएगी कि फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर एसेंशियल है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो आपको ये याद रखना है कि फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर एसेंशियल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एक पूरा इवेंट है, जैसे आप 12th में पढ़ते हैं, उसमें प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस भी होंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन भी चेंजेस होंगे। फर्टिलाइजेशन खुद अपने आप में एक इवेंट है। सो वाटर कहां पे चाहिए, वाटर सिर्फ फर्टिलाइजेशन के लिए चाहिए। खुशी, सबा, कनिका सबने गुड मॉर्निंग बोला है, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नाउ हैबिटेट क्या है ब्रायोफाइट्स की, ब्रायोफाइट मोस्टली टेरेस्ट्रियल है। आप समझ ही रहे हैं कि फर्स्ट लैंड प्लांट है तो ये टेरेस्ट्रियल तो हो गई, बट टेरेस्ट्रियल के अलावा अब टेरेस्ट्रियल में क्या इंपॉर्टेंट है। निहारिका गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। प्रिफर टू ग्रो इन डैम्प, क्योंकि मॉइस्चर चाहिए। बेसिकली वाटर इज एसेंशियल का मतलब है कि वाटर की प्रेजेंस होना जरूरी है। वाटर वाटर की फॉर्म में हो या मॉइस्चर की फॉर्म में हो चलेगा। सो दे प्रिफर टू ग्रो इन डैम्प, मॉइस्ट एंड शेडी हैबिट्स, जहां पे बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट नहीं होगी, जहां पे लाइट इंटेंसिटी ज्यादा नहीं होगी, जहां मॉइस्चर अवेलेबल होगा, वहां पे शेड लविंग प्लांट आप बोल सकते हैं कि ब्रायोफाइट्स को जो है वो लाइट ज्यादा नहीं चाहिए, इन्हें शेडी इन्वायरमेंट चाहिए। लाइट उतनी चाहिए जितने में फोटोसिंथेसिस हो जाए, है ना। अदरवाइज दे प्रेफर टू ग्रो इन डैम्प, मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस। जो प्लांट्स शेड में ग्रो करते हैं, जो शेड लविंग प्लांट्स होते हैं, उन्हें हम सीओफाइट्स कहते हैं, है ना। सीओफाइट्स का मतलब क्या है, दीज आर शेड लविंग प्लांट। ये लो इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट में भी ग्रो कर जाते हैं, तो इनको आप क्या बोलेंगे, ये शेड लविंग प्लांट्स कहलाते हैं, है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि ब्रायोफाइट्स कैसे शेड लविंग प्लांट है। अब इसके अलावा और कहां मिल जाएंगे, हिल्स पे ग्रो कर जाएंगे, बिकॉज हिल्स पे अगर शेडी एरिया है तो वहां बैंक्स ऑफ द स्ट्रीम, वहां वाटर की अवेलेबिलिटी है। मार्शी ग्राउंड में ग्रो कर जाएंगे, डैम सॉइल में ग्रो कर जाएंगे, किसी ट्री की बार्क पे भी ग्रो कर सकते हैं, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर एक ट्री की बार्क है तो वहां भी, इवन डीप इन द वुड, जैसे वुड में कोई कैविटी बन गई है नेचुरल, खोखली हो गई है, वुड खाली हो गई है ट्री का स्टेम या ट्रंक, तो उसके अंदर भी ब्रायोफाइट्स ग्रो कर जाते हैं। तो ब्रायोफाइट्स जहां भी मॉइस्चर अवेलेबल होगा, जहां लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं आएगी, वहां पे ग्रो कर जाएंगे। और ऐसे प्लांट जिन्हें ब्राइट लाइट इंटेंसिटी नहीं चाहिए टू ग्रो, दोज आर कॉल्ड सीओफाइट्स। सो ब्रायोफाइट किस कैटेगरी में आएंगे, वो सीओफाइट्स की कैटेगरी में आएंगे। यहां पे एक्सेप्शन भी आप काउंट कर सकते हैं कि कुछ ऐसे भी हैं रेयरली जो एक्वेटिक हैं। अगर कभी पूछा भी जाए कि एक्वेटिक ब्रायोफाइट्स कौन से हैं, तो उसमें भी आप एक एग्जाम्पल एक्स्ट्रा कर सकते हैं। एनसीईआरटी में तो नहीं है, बट एक्वेटिक ब्रायोफाइट्स भी होते हैं, जैसे रिक्सिया। रिक्सिया की स्पीशीज है फ्लूटेंस। एडिशनल आप अगर एक याद करना चाहें तो एक्वेटिक ब्रायोफाइट के एग्जाम्पल में क्या आएगा, रिक्सिया फ्लूटेंस आएगा। तो रिक्सिया की एक स्पीशीज है फ्लूटेंस, वो वाटर में होती है। इवन और भी है, रायला, रिक्सियोकार्पस, बट वैसे जरूरत नहीं है आपको, लेकिन एक्वेटिक भी होते हैं।
एक्वेटिक ब्रायोफाइट होने का पर्पस क्या है, ये शो करते हैं कि ब्रायोफाइट का ओरिजिन किसी ग्रीन एल्गी से हुआ हो, बिकॉज ग्रीन एल्गी एक्वेटिक थी और ग्रीन एल्गी में कारा आपने कल पढ़ा था, उसमें सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर जैकेटेड थे। ब्रायोफाइट्स में भी अभी हम सेम चीज डिस्कस करेंगे, सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर जैकेटेड होंगे। तो वो एंसेस्ट्री को मैच करने के लिए एज एन एविडेंस यूज किया गया कि ब्रायोफाइट्स का ओरिजिन किसी ग्रीन एल्गी से होगा। तो ग्रीन एल्गी में कौन सी ग्रीन एल्गी, क्या क्लोरेला या क्लेमाइडोमोनास, इनसे कंसिडर करें तो बात नहीं बनेगी। अगर यूरोथेक्सिस स्पायरोगायरा लेते हैं तो वहां से भी नहीं आएगा। कहां से आएगा, जहां पे करेक्टर मैच करते हो। तो ग्रीन एल्गी में जैसे कारा आपने पढ़ा है, वो एक्वेटिक भी है और उसके सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर जैकेटेड भी हैं, और ब्रायोफाइट्स के अंदर भी ये चीजें आएंगी और कॉन्स्टेंटली आएंगी। सारे ब्रायोफाइट्स में सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर जैकेटेड ही होते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट हम ये मानते हैं कि इनका ओरिजिन किसी ग्रीन एल्गी से हुआ, एंड दैट्स व्हाई हमने कल पढ़ा था कि ग्रीन एल्गी को मोस्ट एडवांस एल्गी कंसिडर किया गया था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे हैबिटेट याद रखिएगा। प्लांट बॉडी कैसी है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक है। ब्रायोफाइट में भी जो डोमिनेंट स्टेज है वो क्या आएगा, गैमेटोफाइट आएगा। कल आपको जो ब्लॉक डायग्राम समझाया था तो उसमें भी यही था कि हम ब्लॉक डायग्राम के हिसाब से हमने ऐसे जब बनाया था, ये एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजीओ, तो उसमें जब आपने ये डायगोनल लाइन बनाई थी तो ये ब्रायोफाइट्स है जहां बी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी अगर आप एरिया के वाइज देखेंगे तो ये एरिया जो है वो इसका गैमेटोफाइट है। ऊपर वाला गैमेटोफाइट था, नीचे वाला स्पोरोफाइट था। तो डोमिनेंट स्टेज यहाँ भी क्या आएगी, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट एप्लॉइड होता है। अब यहाँ जो उसका अपीयरेंस है, जो प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो डिफर करता है। स्ट्रक्चर कैसे डिफर करता है, कुछ ब्रायोफाइट तो ऐसे हैं जहां पे प्लांट बॉडी थैलॉइड है, जैसे आपने एल्गी में कल देखा था, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। एल्गी की बॉडी कैसी होती है, थैलॉइड होती है। थैलॉइड मींस जिसमें रूट स्टेम लीफ नहीं है, उस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। या फिर लीफी इरेक्ट टाइप का होगा। एल्गी तो थैलॉइड होती है। थैलॉइड होने का मतलब है प्रोस्टेट, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ का होगा। एल्गी हमेशा चारों डायरेक्शन में स्प्रेड करती है। एल्गी वर्टिकली ग्रो नहीं करती, लेकिन जो नॉर्मल ट्री होते हैं वो आपको वर्टिकली ग्रो करके, तो जो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है वो तो खत्म होनी है, धीरे धीरे वर्टिकल ग्रोथ आनी है। तो ब्रायोफाइट में जब आप मॉसेस पढ़ेंगे तो वहां ये दोनों पॉसिबिलिटी है, कुछ पोर्शन हॉरिजॉन्टल होगा, कुछ वर्टिकली ग्रो करेगा। तो जब ये वर्टिकली ग्रो करेगा तो इरेक्ट टाइप की बॉडी बन जाती है और उसमें लीव्स भी बन जाती है। रूट और स्टेम नहीं बनेगा लेकिन लीफ बन जाएगा। सो या तो प्लांट बॉडी थैलॉइड होगी, प्रोस्टेट, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ की, या फिर लीफी इरेक्ट टाइप की होगी, लीफ बियर करेगा और इरेक्ट बॉडी पोस्चर होगा, वर्टिकल ग्रो करने वाला होगा। किसी भी सबस्ट्रेट से, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल प्लांट है, तो किसी सबस्ट्रेट से जब अटैच होंगे तो रूट्स तो है नहीं यहाँ ब्रायोफाइट में। सर उनके पैरेलल में स्ट्रक्चर्स क्या है, दो स्ट्रक्चर्स आर राइजोइड्स। और राइजोइड दो तरीके से हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। मल्टी सेलुलर में ब्रांचिंग भी हो सकती है, क्योंकि आगे टेरिडोफाइट्स में रूट बन जाएंगी। जब रूट बन जाएंगी तो रूट का स्ट्रक्चर आ जाएगा, बट अभी रूट नहीं बनी है। रूट नहीं बनी है तो उसके पैरेलल में वर्ड यहाँ पे क्या है, सबस्ट्रेट को एब्जॉर्ब करने के लिए, वाटर न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के लिए, सबस्ट्रेट पे अटैच करने के लिए कोई तो स्ट्रक्चर चाहिए। दैट स्ट्रक्चर इज राइजोइड। इट मे बी ऑफ यूनिसेलुलर नेचर और मल्टी सेलुलर, और मल्टी सेलुलर में ब्रांचिंग भी आएगी तो ब्रांच भी हो सकता है। नीचे लिखा भी है दे लैक ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ। ट्रू का मतलब है यहाँ पे जो भी रूट स्टेम लीफ की मॉर्फोलॉजी में डेफिनेशन है, जो आप उसको डेवलपमेंटल के हिसाब से पढ़ते हैं, तो जैसा रूट स्टेम लीफ को डिफाइन किया जाता है वैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं बनेगा। एक तो प्लांट बॉडी थैलॉइड है या इरेक्ट है, दोनों ही केस में राइजोइड्स होंगे, सिंगल सेल के या मल्टी सेल के, लेकिन इनमें ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं होगा, है ना। ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये प्लांट बॉडी के बारे में हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इनका रिप्रोडक्शन कैसा है। सो वेजिटेटिवली अगर हम कंसिडर करेंगे तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज क्वाइट कॉमन। मोस्ट कॉमन टाइप का जो मेथड है वो क्या कहलाएगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाटर पे डिपेंडेंट है। अभी हमने स्टडी किया कि वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डिपेंडेंट ऑन वाटर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ है नहीं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो गया ब्रायोफाइट, और उसके आगे अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं आएगा। तो दो ऑप्शन बचे, या तो वेजिटेटिव होगा या सेक्सुअल होगा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिपेंडेंट है वाटर पे, तो अगर वाटर की अवेलेबिलिटी होगी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इनका प्रिफर्ड मोड क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इनकी चॉइस क्या है, चॉइस ये है कि ये वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस कर लेंगे।
तो उसके हिसाब से इनका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन होना इंपॉर्टेंट है, जब कभी वेरिएशन की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऑप्शन नेचर ने दिया हुआ है। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज कॉमन। अलग अलग मेथड है, अभी हम अलग अलग क्लास को स्टडी करेंगे तो हमें अलग अलग मेथड्स भी समझ में आ जाएंगे कि किसमें क्या देखना है। अब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा। जैसे रेड एल्गी में आपने पढ़ा था कि सिर्फ oogamous है, एनाइसोगेमस और आइसोगेमस केवल आपने ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी में पढ़ा। पूरे प्लांट किंगडम में oogamous तो हर जगह है, एनाइसोगेमस और आइसोगेमस केवल ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी में। तो अब आगे ब्रायोफाइट और इसके आगे जितने भी ग्रुप हैं इन सब में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा दैट इज ऑफ oogamous टाइप। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous टाइप। लाइफ साइकिल कैसी होगी, लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक होगी, बिकॉज हैप्लॉइड फेज भी है गैमेटोफाइट, डिप्लॉइड फेज भी आएगी, तो स्पोरोफाइट, दोनों फेज एग्जिस्ट करती हैं, तो इसलिए लाइफ साइकिल क्या बनेगा आगे जाके, हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप है। अब एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये हो गया, अगर आप एल्गी से देखेंगे तो सेक्स ऑर्गन्स कैसे हैं, तो अभी हमने किया ये डिस्कस कि सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर होंगे, जैकेटेड होंगे, उनके ऊपर एक कवरिंग होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, जैकेट बोलते हैं या लेयर्ड बोलते हैं। तो सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर जैकेटेड होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम, उसमें मेल गैमीट बनेगा। मेल गैमीट क्या कहलाएगा, एंथेरोजॉइड। एंथेरोजॉइड क्या है, ये मेल गैमीट है। जो ये मेल गैमीट है ये बाई फ्लैजिलेट होता है, इसमें दो फ्लैजिला होते हैं, कॉमा शेप होता है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ये बाई फ्लैजिलेटेड है और ये कॉमा शेप है। तो मेल गैमीट इज बाई फ्लैजिलेटेड कॉमा शेप एंथेरोजॉइड। फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम आर्किगोनियम कहते हैं, फ्लास्क के जैसा स्ट्रक्चर होगा और उसमें एक सिंगल एग भी होगा, है ना। तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट है ना। अगर आप बनाएंगे तो इनको मैं आपको ड्रॉ करके दिखा सकता हूं, आप ऐसे समझ लीजिए। ये था हमारा सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर जैकेटेड। सेक्स ऑर्गन कैसे हैं आप ऐसे समझ लीजिए, ये सेक्स ऑर्गन है, ये एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर है, ये एंथ्रीडियम के ऊपर एक लेयर होगी, बैडमिंटन के रैकेट के जैसा होता है, आप ऐसे मान सकते हैं। ये एक सिंगल लेयर जैकेट है, इसको आप बोलेंगे एंथ्रीडियल जैकेट। नीचे एक स्टॉक होता है, मल्टी सेलुलर है, ये स्टॉक है। अंदर इसमें बहुत सारे चैम्बर होते हैं इस तरीके से, ये एंथ्रीडियल चैम्बर है। अब इनमें जो सेल्स बनेंगी, इनमें जो मेल गैमीट्स बनेंगे, दोज मेल गैमीट्स आर कॉल्ड एंथेरोजॉइड। एंथेरोजॉइड्स क्या हो गए, मेल गैमीट्स। और ये कैसे होते हैं, ये कॉमा के जैसे होंगे, सो दीज आर कॉमा शेप। इन पे दो फ्लैजिला होते हैं, दोनों फ्लैजिला आपस में स्पाइरली कर्ल्ड है, तो ये कॉमा के जैसा है, कॉमा शेप, बाइफ्लैजिलेटेड। और दोनों फ्लैजिला कैसे हैं, स्पाइरली कर्ल्ड। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। दीपांशु ने लिखा था थोड़ी देर पहले कि सर हाउ दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन ए बेयर रॉक एंड सॉइल। अब ये एक्चुअली क्या है, प्लांट सक्सेशन तो आप इकोलॉजी में पढ़ोगे, तो या फिर अभी हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जब इसकी पढ़ेंगे तो उसमें आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, बिकॉज सक्सेशन कैसे होता है और सक्सेशन क्या है, तो वो चीज आप इकोलॉजी में पढ़ते हैं। इकोसिस्टम चैप्टर में दिया है इकोलॉजिकल सक्सेशन, तो वहां पे आएगा कि मॉसेस है ना, नॉट ब्रायोफाइट, बेसिकली मॉस ये काम करते हैं, लिवर वर्क नहीं कर सकते। सो मॉसेस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन। तो अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं उसको भी कैसे करना है। ये एक एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर है, उसमें मेल गैमीट एंथेरोजॉइड बन गए। मेल गैमीट की प्रॉपर्टीज याद रखनी है कि कॉमा शेप है, बाइफ्लैजिलेटेड है एंड स्पाइरली कर्ल्ड है। ऐसे फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या आएगा, ये फ्लास्क के जैसा है, ये इस पे भी एक लेयर्ड है क्योंकि मल्टी सेलुलर जैकेटेड, तो ये भी होगा। ये यहां पे जो लेयर होगी वो आर्किगोनियल लेयर या जैकेट कहलाएगी, क्योंकि ये आर्किगोनियम है, तो इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलेंगे, दिस इज
आर्कीगोनियल जैकेट, ये आएगा, है ना, इस तरीके से। इसके अंदर सेल्स होती हैं, ये स्ट्रक्चर जो है ना पूरा नेक कहलाता है। ये जो स्वेलन बेस है वो वेंटर कहलाता है, और नीचे स्टॉक एज यूजुअल। तीन पोर्शन है, नेक, वेंटर और स्टॉक। तो ये आर्कीगोनियल जैकेट हो गई। इसके अंदर किस कलर से दिखाई देगा आपको, यहां पे एक एग होगा, दिस इज एग, फीमेल गैमीट, है ना। इसके ऊपर एक और सेल होती है, उसे आप कहते हैं वेंटर कैनाल सेल, ये 1 होगी, VCC। और जो ये नेक है इसमें 6 सेल होती है, 1 2 3 4 5 6, यहां से लेके यहां तक देखेंगे तो दीज आर 6, इन्हें बोलते हैं नेक कैनाल सेल, NCC। तो BCC 1, नेक कैनाल सेल में नेक में 6 NCC है, 1 VCC है और एक नीचे एग होगा। तो ये आर्कीगोनियम का है। सर फिगर इंपॉर्टेंट है क्या? फिगर इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, मैंने जो आपको टेक्स्ट में लिखा बस उसको एक समझा दिया कि कैसा दिखाई दे रहा है। टेक्स्ट में आपने अभी लिखा कि ये इससे पहले था कि एंथ्रीडियम है मेल सेक्स ऑर्गन, तो मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम हो गया, है ना, दिस इज मेल। तो ये एंथ्रीडियम है, उसमें जैकेट होनी चाहिए, मल्टी सेलुलर है, जैकेटेड है, तो बहुत सारी सेल्स दिखाई दे रही हैं, नीचे मल्टी और ये है, और ये जैकेट हो गया। अब इसके अंदर आपको बताया कि कुछ चैम्बर्स होंगे, बस ये नाम ऐड हो गया, अदरवाइज ये गैमीट्स बनेंगे। मेल गैमीट क्या है? एंथेरोजॉइड या मेल गैमीट है। शेप ये याद रखना है आपको कि ये कॉमा शेप होता है, बाइफ्लैजिलेटेड होता है, दोनों फ्लैजिला आपस में स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं। फिर ऐसे आपने अभी पढ़ा कि फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या कहलाएगा, वो बुक में लिखा है ये फ्लास्क शेप होता है, इसको आर्कीगोनियम कहते हैं, तो ये फ्लास्क के जैसा बना दिया। जैकेट यहां भी आएगी, मल्टी सेलुलर जैकेटेड, तो यहां भी होगा। जहां तक इन चीजों की बात है ये आप याद कर सकते हैं, तो कोई इंपॉर्टेंट चीज है नहीं। 6 NCC, 1 VCC, 1 एग, ये आर्कीगोनियम के अंदर प्रेजेंट होता है ना। क्योंकि ब्रायोफाइट में एक्चुअली क्या है कि हर एक ब्रायोफाइट के लिए जो नेक कैनाल सेल का नंबर है वो फिक्स होता है। तो आपसे जब पूछा जाएगा तो अभी हम मॉस पढ़ेंगे, फ्यूनेरिया, मैंने उसी का डायग्राम बनाया है, आपकी बुक में भी बना हुआ है। तो फ्यूनेरिया के लिए ये नंबर 6 NCC, 1 VCC, 1 एग आता है। NCC VCC नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा। फ्लास्क शेप है, आर्कीगोनियम है, एक एग होगा एट द बेस, वो तो आपको याद करना ही है। अब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन होगा तो जो यहाँ पे मेल गैमीट्स बने हैं एंथेरोजॉइड, ये निकल के आएंगे, ये पूरे आर्कीगोनिया को ट्रैवल करेंगे, नीचे ट्रैवल करके वो एग को फर्टिलाइज करेंगे, तो क्या बन जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और जाइगोट। अब क्योंकि मेल गैमेटोफाइट तो मोटाइल है, ये बाइफ्लैजिलेटेड का मतलब क्या है कि ये मोटाइल है। अगर ये मोटाइल है तो उसे ट्रैवल करने के लिए वाटर चाहिए, एक मीडियम चाहिए ना जिसमें आप गैमीट को ट्रैवल कराएंगे, सो दैट मीडियम इज कॉल्ड वाटर। सो नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन की अगर बात करेंगे तो फर्टिलाइजेशन कैसा है? ज़ुआइडोगैमस, ये वर्ड याद रखना है। ज़ुआइडोगैमस का मतलब क्या होता है? जहां मेल गैमीट मोटाइल होते हैं, मेल गैमीट्स आर मोटाइल। तो जब मेल गैमीट मोटाइल होते हैं तो ऐसा फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है? ज़ुआइडो, ज़ोआ मींस एनिमल होता है, गैमस मतलब फ्यूजन, तो फ्यूजन एनिमल के जैसा है, जैसे एनिमल में स्पर्म्स बनते हैं, मेल गैमीट्स बनते हैं, दोज आर मोटाइल। सो फर्टिलाइजेशन कैसा हो गया? ज़ुआइडोगैमस है। एंथेरोजॉइड यानी मेल गैमीट वाटर में रिलीज हो गए, वो आर्कीगोनियम तक पहुंच गए, वहां पे एक मेल गैमीट एंथेरोजॉइड एग से फ्यूज कर जाएगा और जाइगोट बना देगा। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन हमारा हो गया कि मेल फीमेल गैमीट्स और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट। अब ये जाइगोट में क्या होगा? अगर ये एल्गी होता तो कल हमने देखा था कि एल्गी में जाइगोट में इमीडिएट मियोसिस हो जाती है, जाइगोट अंडरगोज मियोसिस, उसको हमने जाइगोटिक मियोसिस लिखा था। यहां क्या हो रहा है? जाइगोट में तुरंत मियोसिस नहीं होगी, जाइगोट डज नॉट अंडरगो इमीडिएटली इन मियोसिस। फिर क्या होगा? जाइगोट पहले डिवाइड करेगा, डिवाइड करके क्या बनाएगा? एक मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट कैसा होता है? 2n। जाइगोट कैसा है फर्टिलाइजेशन के बाद? 2n।
गैमीट्स कैसे होते हैं, NN, है ना। एंथ्रोजॉइड कैसा होगा, एंथ्रोजॉइड हैप्लॉइड होगा। मेल गैमीट कैसा होगा, N। फीमेल गैमीट एग कैसा होगा, N। तो जब फर्टिलाइजेशन में N और N मिलेंगे तो जाइगोट कैसा बन जाएगा, 2N। जाइगोट से क्या स्टार्ट हो गया, जाइगोट से स्पोरोफाइट स्टार्ट हो गया। जाइगोट क्या बन गया, दिस विल बिकम द फर्स्ट स्टेज ऑफ स्पोरोफाइट, क्योंकि यहां से स्पोरोफाइट शुरू हुआ है, ये 2N होता है। तो स्पोरोफिटिक जनरेशन की पहली स्टेज क्या कहलाएगी, जाइगोट। ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। गैमेटोफिटिक जनरेशन की लास्ट स्टेज क्या है, मेल और फीमेल गैमीट, बिकॉज इससे पहले पूरी प्लांट बॉडी थी वो सारी गैमेटोफाइट थी। एंथ्रीडियम आर्किगोनियम बने गैमेटोफाइट है, एंथ्रोजॉइड बने एग बने गैमेटोफाइट है। लेकिन जब ये फ्यूज कर जाएंगे तो दोबारा से क्या आ जाएगा, 2N, स्पोरोफाइट। सो स्पोरोफाइट की पहली स्टेज क्या हो गई, जाइगोट। गैमेटोफाइट की लास्ट स्टेज क्या हो गया, गैमीट्स। गैमीट्स आर एंथ्रोजॉइड एंड एग, मेल एंड फीमेल गैमीट्स। तो जाइगोट में इमीडिएट मियोसिस ना होकर क्या होगा, जाइगोट पहले डिवाइड करेगा, डिवाइड करके एक मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बनाएगा। तो अब स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि एक स्पोरोफाइट कैसा होता है, वो इंपॉर्टेंट है। स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता, बिकॉज जैसे अभी ये आपने पढ़ा, ये डायग्राम था, एग यहां पे है ना, और ये आर्किगोनिया कहां होगा, गैमेटोफाइट में होगा। अगर ये एंथ्रोजॉइड निकल के यहीं आके इसको फ्यूज करेगा तो यहां जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट इस आर्किगोनिया से बाहर तो आया नहीं, जाइगोट से स्पोरोफाइट बनना है, मियोसिस तुरंत नहीं होनी, तो यहीं से स्पोरोफाइट बन जाएगा। तो होगा ये कि ये बाहर निकल के नहीं आएगा, बाहर निकल के नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहीं पे स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट के ऊपर ही बनेगा। तो इसलिए वहां लिखा है कि स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता, है ना। यहां देखोगे तो क्या लिखा है, स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग। ये फोटोसिंथेटिक जो गैमेटोफाइट था, जो पेरेंट गैमेटोफाइट था, पुराना गैमेटोफाइट जो था, उसी पे न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट होता है। ये उसी पे डिपेंडेंट होगा न्यूट्रिशन के लिए, ये उससे बाहर नहीं आएगा। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, स्पोरोफाइट को कई बार इसको न्यूट्रिशनल पैरासाइट लिखा हो, या बहुत सारी जगह इसको पार्शियल पैरासाइट लिख दिया जाता है। पार्शियल और न्यूट्रिशनल पैरासाइट इज द राइट आंसर, बेटर आंसर, बिकॉज न्यूट्रिशनल पैरासाइट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो सॉइल में नहीं है। अगर सॉइल में होता तो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन खुद कर लेता, बट क्योंकि ये सॉइल नहीं है तो इसे न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा, ये इसके गैमेटोफाइट से ही मिलेगा। तो लेकिन रॉ मटेरियल लेगा, ऐसा नहीं है कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, स्पोरोफाइट भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, बट उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो सॉइल से एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। वो कहां से मिलेंगे, वो पेरेंट गैमेटोफाइट से मिलेंगे। सो फॉर रॉ मटेरियल हमने इसको न्यूट्रिशनल पैरासाइट या पार्शियल पैरासाइट का स्टेटस दे दिया। अब इसी स्पोरोफाइट के अंदर कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें हम स्पोर मदर सेल्स कहते हैं, और उन स्पोर मदर सेल्स के अंदर मियोसिस होगी और उसके बाद दोबारा से क्या बनेगा, हैप्लॉइड स्पोर बनेगा, है ना। ये बने स्पोर्स कैसे हो गए, हैप्लॉइड, क्योंकि क्यों बने, बिकॉज ऑफ मियोसिस। और स्पोर मदर सेल कैसी रही होंगी, डिप्लॉइड। जब आप स्पोर मदर सेल में मियोसिस करेंगे तो क्या बनेगा, हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। तो अगर यहां कहा जाए कि स्पोरोफाइट की लास्ट स्टेज क्या है, सो स्पोरोफाइट की लास्ट स्टेज क्या बन जाएगा, स्पोर मदर सेल। और गैमेटोफाइट की पहली स्टेज क्या है, तो गैमेटोफाइट की पहली स्टेज क्या बन जाएगा, स्पोर्स, क्योंकि स्पोर्स मियोसिस के बाद बने हैं तो यहां से गैमेटोफाइट शुरू हो गया, और जिस सेल में मियोसिस हो गई वो स्पोरोफाइट का लास्ट होगा। ऐसे ही जहां से फ्यूजन हुआ वहां से स्पोरोफाइट शुरू हो गया, दैट इज जाइगोट, और जहां पे गैमेटोफाइट खत्म हुआ, दोज आर गैमीट्स, मेल एंड फीमेल, एंथ्रोजॉइड एंड एग। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि कौन सी चीज फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट एंड लास्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट, ऐसे ही फर्स्ट स्टेज ऑफ स्पोरोफाइट एंड लास्ट स्टेज ऑफ स्पोरोफाइट। जब ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे तो दोबारा से एक नया गैमेटोफाइट बना देंगे, तो एक न्यू गैमेटोफाइट बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स, है ना। ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ये लाइफ साइकिल के हिसाब से भी है कि आप हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इसको कंसीडर कर सकते हो। अभी हमने क्या पढ़ा, अगर मैं आपको एक ब्रीफ में ड्रॉ करके दिखाऊं तो आप यहां से देख सकते हो। ये देखिए, एक हमारे पास गैमेटोफाइट था, है ना, गैमेटोफाइट कैसा होता है, हैप्लॉइड। ये ब्रायोफाइट के अंदर डोमिनेंट है,
जब रिप्रोडक्शन का टाइम आएगा तो सेक्स ऑर्गन बनेंगे, क्या नाम है उनके, एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम। इनमें मेल गैमीट बनेगा, दैट मेल गैमीट इज एंथेरोजॉइड। इसमें एग बनेगा, दैट इज द फीमेल गैमीट। गैमीट कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। तो इसका मतलब गैमेटोफाइट से लेके यहां तक जो भी कुछ है वो सब कैसा है, हैप्लॉइड है। अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन होगा तो किस में होगा, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, बिकॉज आपने लिखा है वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद स्ट्रक्चर क्या बनेगा, जाइगोट। तो जाइगोट 2n हो गया, 2n हो गया तो ये फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट हो गया। अब यहां से मैच्योर बनेगा स्पोरोफाइट। ये आ गया 2n। इसमें 3 पार्ट होते हैं, फुट, सीटा, कैप्सूल। जो स्पोरोफाइट है उसके 3 हिस्से होते हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। गैमेटोफाइट कैसा होता है, अभी हमने पढ़ा किया, तो थैलॉइड होगा या लीफी इरेक्ट टाइप का होगा। अब इस स्पोरोफाइट के अंदर जो ये कैप्सूल है, इस कैप्सूल के अंदर कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पोर मदर सेल। ये कैसी है, डिप्लॉइड। अब इन स्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस हो जाएगा, रिडक्शन डिवीजन। तो मियोसिस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्पोर्स, हैप्लॉइड। और स्पोर्स क्या बना देंगे, फिर से गैमेटोफाइट। तो ये पूरी एक लाइफ साइकिल हो गई कि एक, और इसमें आप देखोगे तो क्या है, हैप्लॉइड फेज भी है, डिप्लॉइड फेज भी है। दोनों टाइप की फेज एग्जिस्ट करती है। जब दोनों टाइप की फेज एग्जिस्ट करेंगी तो क्या होगा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल उसे आप कंसिडर कर सकते हो, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब अगर मैं यहां से कलर अलग अलग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इट लुक्स लाइक कि इससे दिखाई देगा, आई होप सो। ये मियोसिस हो गई है, तो मतलब मियोसिस से पहले स्पोरोफाइट था, यहां से फ्यूजन हो गया, तो फ्यूजन ऊपर जितना भी बना हुआ है इस लाइन के वो कैसा है, एन, गैमेटोफाइट। नीचे जितना भी बना है वो कैसा है, 2n, स्पोरोफाइट। तो लाइफ साइकिल यहां पे कैसी लिखी हुई है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लॉइड। अब इसमें दोनों फेज एग्जिस्ट करती हैं, बट डोमिनेंट क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम के लिए क्या है, गैमेटोफाइट। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम के लिए गैमेटोफाइट है, इसलिए हमने लाइफ साइकिल में हैप्लो वर्ड पहले लिखा है। इसको डिप्लोहैप्लॉन्टिक नहीं बोल सकते, बिकॉज डिप्लोहैप्लॉन्टिक बोलेंगे तो फिर टेक्निकली तो ये होगा कि डिप्लो फेज यानी स्पोरोफाइट फेज पहले आनी चाहिए, लेकिन यहां तो स्टार्ट किससे किया है हमने, गैमेटोफाइट से किया है। और ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्पोरोफाइट है ये इसी पे बना है। अगर आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि स्पोरोफाइट के जो होता है वो गैमेटोफाइट के ऊपर बनता है। दोनों फेजेस अलग अलग नहीं हुई है। अगर अलग अलग होती तो वो पैरासाइट वाली बात नहीं आती। हमने स्पोरोफाइट को न्यूट्रिशनल पैरासाइट लिखा है। इट डिपेंडेंट ऑन द पेरेंट गैमेटोफाइट। जिस जाइगोट और जिस एग से बना होगा उसी गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट आएगा और साइकिल पूरी करेगा, है ना। उसके हिसाब से दोबारा से कंप्लीट होगा ये। सो दिशांक ने पूछा था, काफी कुछ लोगों ने पूछ लिया। ब्यूटी ने पूछा था सर फिगर इंपॉर्टेंट है क्या, वो बात हो गई थी। फरहीन ने कहा सर रिपीट कर दीजिए। तो ये फर्स्ट एंड लास्ट स्टेज, फर्स्ट एंड लास्ट स्टेज अभी मैं आपको यहां से दिखा देता हूं। और दिशांक ने पूछा सर स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट करता है क्या। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट करता है, यही लिखा है आपने। और प्रवीण ने कहा यस डोमिनेंट इज गैमेटोफाइट। दिशांक को रिप्लाई बेसिकली किया था। फरहीन ने पूछा था कि फर्स्ट एंड लास्ट स्टेज का क्या है। तो फर्स्ट एंड लास्ट स्टेज ये कि जैसे ये आपको एरो के इस लाइन के ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो गैमेटोफाइट है। तो गैमेटोफाइट कहां से शुरू हुआ, स्पोर से, है ना। इससे पहले तो जो है वो 2n है ना, और n की स्टेज कहां से शुरू हुई, यहां से। और n खत्म कहां पे हुआ, यहां जाओगे तो ये एंथेरोजॉइड, क्योंकि इसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और एग, मेल और फीमेल में अलग अलग। तो गैमेटोफाइट की पहली स्टेज क्या हुई, स्पोर, और लास्ट स्टेज क्या हो गए, एंथेरोजॉइड और एग। ऐसे ही अगर आप स्पोरोफाइट पे आए तो स्पोरोफाइट की शुरुआत कहां से हुई है, जाइगोट से। जाइगोट से पहले तो 2n नहीं है ना, क्योंकि जाइगोट से पहले तो nn है। तो स्पोरोफाइट की शुरुआत कहां से हुई है, 2n से। और स्पोरोफाइट खत्म कहां पे हुआ है, स्पोर मदर सेल पे।
बिकॉज स्पोर मदर सेल के अलावा तो कोई और स्ट्रक्चर नहीं है 2n, उसके बाद तो मियोसिस हो जाएगी, मियोसिस के बाद n आ जाएगा। तो इसलिए ये क्वेश्चंस आते हैं कि स्पोर फर्स्ट स्टेज है, गैमीट्स लास्ट स्टेज है गैमेटोफाइट की, जाइगोट फर्स्ट स्टेज है, स्पोर मदर सेल SMC ये लास्ट स्टेज है स्पोरोफाइट की। इस तरीके से ये लाइफ साइकिल बनी है, इसको हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आप बोलेंगे। क्लियर? और ठीक है, और इससे पहले ये था कि दिशांक ने कहा था, हालांकि प्रवीण ने रिप्लाई कर दिया है कि स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है क्या? स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। मैं आपको ये स्लाइड से दिखा देता हूं, ये वैसे भी आपने लिखा है यहाँ पे, न्यूट्रिशनली डिपेंडेंट टू द गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे ही डिपेंडेंट होता है। आप अब ये फ्यूनेरिया का एक डायग्राम देखोगे तो फ्यूनेरिया का डायग्राम एनसीईआरटी में बना है। कैसे बना है कि ये अगर सॉइल का लेवल है तो यहाँ पे नीचे तो राइजोइड्स होंगे, यहाँ पे एक्सेस है, आप अपनी बुक में भी डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे लीव्स हैं बहुत सारी, है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि ये राइजोइड, ये एक्सेस, ये लीव्स, और ये स्ट्रक्चर क्या है? ये गैमेटोफाइट है। अब इस लीफ के अंदर ही, हमें तो नहीं दिखाई देगा मॉर्फोलॉजी, बट इस लीफ के अंदर ही आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया दोनों होंगे। यहाँ पे मान लीजिए आर्किगोनिया होगा तो उसी के अंदर एग भी होगा। एग अगर फर्टिलाइज हो गया तो वहीं से जाइगोट बन जाएगा। अब जाइगोट बाहर तो नहीं आया क्योंकि ये तो मिट्टी के नीचे राइजोइड है केवल, तो जाइगोट तो यही होगा। अगर जाइगोट हो यही होगा तो आगे का जो भी स्ट्रक्चर बनेगा वो इसी के ऊपर बनेगा। तो आप अपनी बुक के हिसाब से देखोगे तो उन्होंने यहीं से दिखाया है, दिस इज इट लुक्स लाइक, ऐसे स्ट्रक्चर बना है ऊपर, और ये फिर आगे जाके यहाँ पे कैप्सूल होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर। इसको आप नीचे वाले को बोलते हैं फुट, इसको बोलते हैं सीटा, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है यहां से यहां तक ये कैप्सूल। इसी कैप्सूल में स्पोर मदर सेल होंगी। ये स्ट्रक्चर किसका है? ये स्पोरोफाइट का है। ये डिप्लॉयड है और गैमेटोफाइट तो एन होता ही है। तो जो रेड वाला स्ट्रक्चर है वो बेसिकली सॉइल में नहीं बना, वो कहां बना है? वो पेरेंट गैमेटोफाइट के ऊपर ही बना हुआ है। तो इसलिए लिखा जाता है कि जो स्पोरोफाइट है दैट इज न्यूट्रिशनली डिपेंडेंट ऑन द पेरेंट गैमेटोफाइट। ऐसा भी नहीं है कि जो स्पोरोफाइट है वो किसी और गैमेटोफाइट पे चला जाएगा, वो इसी गैमेटोफाइट पे रहेगा। जिस गैमेटोफाइट से एग आएगा, एग फर्टिलाइज होकर जाइगोट और स्पोरोफाइट में चेंज होगा, तो जिसका एग है, जिस ब्रांच पे एग है, उसी ब्रांच पे ही उसका स्पोरोफाइट बनेगा। सो इसलिए लिखा जाता है, मैंने ब्रैकेट में लिखा है पेरेंट गैमेटोफाइट। पेरेंट का मतलब है जहां से एग आया, जो फीमेल पेरेंट है, जहां एग होगा वहीं पे आपको स्पोरोफाइट दिखाई देगा। अब जो ये कैप्सूल बना हुआ है, इस कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल होती हैं, उनमें मियोसिस हो जाएगी और दोबारा से स्पोर्स आ जाएंगे। स्पोर लिबरेट होंगे क्योंकि कैप्सूल फटेगा। जब कैप्सूल फटेगा जर के साथ तो सारे स्पोर्स दूर दूर गिरेंगे। जब स्पोर्स गिरेंगे और उन्हें सुटेबल एनवायरनमेंट मिलेगा तो जर्मिनेट करके वो दोबारा से जो है वो सेम स्ट्रक्चर बना देंगे, तो फिर से एक गैमेटोफिटिक स्टेज आ जाएगी, है ना। तो जैसा भी लाइफ साइकिल में ये बना हुआ था कि यहाँ पे स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट के अंदर ये कैप्सूल्स हैं, फुट सीटा कैप्सूल 3 पार्ट है, बट जो कैप्सूल वाला पार्ट है उसमें ये स्पोर मदर सेल है। इनमें मियोसिस हो गई तो स्पोर्स हो गए। अब जब कैप्सूल फटेगा तो ये स्पोर्स निकल के बाहर जाएंगे और ये सॉइल में एक दोबारा से गैमेटोफाइट बनाएंगे। तो जो गैमेटोफाइट है ये फ्री लिविंग है इन सॉइल, जबकि जो स्पोरोफाइट है ये कैसा है? ये डिपेंडेंट ऑन पेरेंट गैमेटोफाइट। ठीक है, सो ये एक ब्रीफ आउटलाइन था कि ब्रायोफाइट्स के जर्नल कैरेक्टर्स क्या है, और उसी में हमने लाइफ साइकिल और जो भी चीजें इंपॉर्टेंट थी वो कर ली। अब हमें क्लास कैरेक्टर्स पढ़े हैं। ब्रायोफाइट्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है, अगर हम इकोनॉमी के हिसाब से इन टर्म्स ऑफ मनी कंसिडर करें, सो दे आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बट दे आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। नेचर में, इकोलॉजी में ब्रायोफाइट्स का इंपॉर्टेंट रोल है बिकॉज दीज आर पायनियर ऑफ लैंड प्लांट,
क्योंकि लैंड प्लांट जब बने पहली बार एवोल्यूशन में, तो उसमें जो पहला लैंड प्लांट बना वो प्रॉबेबली एक मॉस था, क्योंकि वो ग्रीन एल्गी से डायरेक्ट इवॉल्व होके बना। या सेम आप बैक टू द जियोलॉजिकल टाइम स्केल अपना 12th की एनसीईआरटी से निकालिए, तो उसमें आपको दिखाई देगा जो क्लोरोफाइटॉन है, मतलब क्लोरोफाइटॉन में कारा आएगा, उससे ही उसी एंसेस्टर से आगे जाके जो ग्रुप बनेगा वो ब्रायोफाइटा बनेगा। तो ब्रायोफाइट वहां से डेवलप हुए क्योंकि वो स्ट्रक्चर की रिजेंबल शो करते हैं, है ना। सदफ ने पूछा है एक प्लांट में एक ही एग होगा। एक प्लांट में एक होगा ऐसा नहीं है, एक प्लांट के अंदर नंबर ऑफ आर्किगोनिया बहुत सारी हैं, एक आर्किगोनिया में एक एग होगा, ये फिक्स है। एक प्लांट में आर्किगोनिया कितनी है दैट इज नॉट फिक्स्ड, बट ईच एग इन वन आर्किगोनियम इज फिक्स, ये फिक्स है, ठीक है। सो अब आती है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो जैसे यहां मेंशन है कि ब्रायोफाइट में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो बहुत कम है, केवल ये कि कुछ मॉस ऐसी हैं, देयर आर फ्यू मॉसेस जो हर्बेशियस मैमल्स को या बर्ड्स को या एनिमल्स को फूड प्रोवाइड करती है, बेसिकली फॉडर, चारे के रूप में आप मॉस को यूज कर रहे हो, है ना। जैसे रेंडियर मॉस भी होती है या और भी बहुत सारी मॉसेस हैं, तो ऑर्गेनिज्म को फीड करने के लिए हम एज ए फॉडर क्रॉप मॉस को यूज कर रहे हैं। अदरवाइज मॉस की कोई बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है, बट दे हैव ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। इनकी नेचर में एक इंपॉर्टेंस ज्यादा है। जैसे पहली लिखा है, यही स्टेटमेंट अभी पूछा था दीपांशु ने कि सर इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन ए बेयर रॉक एंड सॉइल, है ना, ये बता दीजिए, है ना। दीपांशु का ही तो क्वेश्चन था कुछ देर पहले, हाउ दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स और सॉइल। तो सक्सेशन में क्या है कि जब आप लाइकेन पढ़ेंगे, जैसे आपको उस टाइम पे भी बताया था कि ये जैसे माउंटेन का स्लोप है, तो लाइकेन तो कारपेट लाइक मैनर में ग्रो करते हैं। लाइकेन एसिडिक होते हैं तो यहाँ पे दरारें पड़ना शुरू होंगी, इन चट्टानों में दरारें शुरू होंगी। अब लाइकेन के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, तो किसी बेयर रॉक के अंदर जो नेक्स्ट स्टेज आएगी दैट स्टेज इज मॉस। यहाँ पे जो ब्रायोफाइट इंपॉर्टेंट है वो कौन से हैं, मॉस, क्योंकि मॉस के जो राइजोइड्स होते हैं दे आर मल्टी सेलुलर, वो इन दरारों के अंदर ग्रो कर जाएंगे। जो पत्थर पे दरारें पड़ी होती हैं उसके अंदर मॉस के राइजोइड्स ग्रो कर जाते हैं और फिर धीरे धीरे यहाँ पे मॉस ग्रो करना शुरू करेगी। मॉसेस का और मॉसेस होते भी एरियल है, अभी हमने बनाया ही है, यहाँ लीफ होंगे, इनके स्पोर्स होंगे, वो दूर दूर गिरेंगे। तो लाइकेन तो फ्लैट कारपेट के जैसे ग्रो कर रहे हैं, मॉस अपलिफ्ट हुए, जब अपलिफ्ट होंगे तो क्या होगा, स्पोर्स दूर तक जाएंगे, जितनी दूर तक जाएंगे उतना ज्यादा एरिया वो कॉलोनाइज करेंगे। तो धीरे धीरे उस एरिया को कॉलोनाइज करने में मॉस का रोल है, और मॉस में एब्जॉर्प्टिव पावर और ज्यादा है। एक ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो ये इंपॉर्टेंट आएगा कि एक तो ये कि प्लांट सक्सेशन या बेयर रॉक या सॉइल पे जो सक्सेशन हो रहा है उसी में मॉस इंपॉर्टेंट है ना। सक्सेशन ऑन ए बेयर रॉक और सॉइल, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड जीरो सीयर, जो आपने लाइकेन में भी पढ़ा था, है ना। लाइकेन पहली नंबर की स्टेज है, आफ्टर लाइकेन जो सेकंड नंबर पे आएगा वो मॉस आएगा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट रोल लिखा हुआ है। अलॉन्ग विद लाइकेन आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक, क्योंकि मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में आपको, लाइकेन एक कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है। लाइकेन में एल्गी फंगी दोनों है। अगर उसके बाद आप कोई प्लांट की बात करें कि पहला ऑर्गेनिज्म जो किसी रॉक को कॉलोनाइज करेगा तो वो क्या होगा, मॉस होगा, है ना। यहाँ पे जितना भी ये लिखा गया है वो सब कुछ मॉस के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है, लिवर वर्ड का इसमें कोई रोल नहीं है। अगर सक्सेशन ऑन ए बेयर रॉक आप पढ़ रहे हैं तो उसमें मॉस स्टेज आती है, लिवर स्टेज या ब्रायोफाइट स्टेज नहीं होती। तो लाइकेन के साथ ये मॉसेस ग्रो करेंगी और रॉक को कॉलोनाइज करेंगी। लिखा है कि दे डिकम्पोज द रॉक्स, ये रॉक्स को डिकम्पोज करती हैं, सबस्ट्रेट को सुटेबल बनाती हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट, क्योंकि अभी तो पहले राइजोइड ग्रो करेंगे, अब क्योंकि इनमें एब्जॉर्प्टिव पावर बहुत ज्यादा है, जैसे यहां पे लिखा है दे फॉर्म डेंस मैट ऑन द सॉइल, रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन, प्रिवेंट सॉइल इरोजन। होता क्या है कि अगर आप इस स्लोप को कंसीडर करोगे तो रेन वाटर के साथ जितनी भी मिट्टी होगी वो तो सब नीचे आ जाएगी ना। तो एक स्लोप पे मिट्टी को बांध के रखना है, कैसे बांधेंगे, तो मिट्टी को बांध के रखने में ये राइजोइड्स का रोल आएगा कि ये क्योंकि फाइब्रस होते हैं, मल्टी सेलुलर हैं, ब्रांच स्ट्रक्चर हैं, ये मिट्टी को रोक के रखते हैं। मिट्टी रुकेगी तभी तो कोई प्लांट ग्रो कर पाएगा। अगर मिट्टी बह के नीचे चली जाएगी प्लेन्स पे तो एक माउंटेन के स्लोप पे कोई ट्री कैसे बनेगा। तो स्टार्टिंग में पहले मॉस आएंगे,
वो डेंस मैट के तरीके से बनाएंगे ट्राइजोइड का स्ट्रक्चर, मिट्टी को बांध के रखेंगे। इनमें एब्जॉर्प्टिव पावर बहुत ज्यादा होती है। जब एब्जॉर्प्टिव पावर ज्यादा होगी तो क्या होगा, ये वाटर को सोख के रखेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब करके रखेंगे, बहुत जल्दी नहीं सूख जाएंगे। और एब्जॉर्ब करके रखेंगे तो आने वाली जितने भी टाइप के प्लांट्स हैं उनकी जितनी वाटर की रिक्वायरमेंट है वो ये मॉस पूरी कर देंगे, बिकॉज दे आर गुड एब्जॉर्बेंट। ये एब्जॉर्बेंट का काम करते हैं, जैसे कॉटन एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को, ऐसे ही मॉस भी एब्जॉर्ब कर लेती है। आगे आपकी बुक में स्फेगनम का रोल दिया है। स्फेगनम इज ए मॉस, एक टाइप की मॉस है, उसे पीट बॉग या मॉस या बॉग मॉस कहते हैं। तो वो भी एज ए एब्जॉर्बेंट ही यूज होता है ना। तो क्योंकि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर आगे जिस भी प्लांट को ट्रांसफर करना होगा तो कर देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक बैरन एरिया में सॉइल फॉर्मेशन हो, फिर सॉइल रुके, क्योंकि बिकॉज रेन वाटर के साथ तो मिट्टी बह के नीचे चली जाएगी, तो सॉइल का उस स्लोप पे रुकना जरूरी है। तो मिट्टी बने और वो रुके और थोड़ी सी जगह बने जहां पे आने वाले प्लांट के हिसाब से रूट्स ग्रो कर सके। अभी रूट किसी में नहीं है, लाइकेन में भी रूट नहीं होती, मॉस में भी रूट नहीं होती। रूट कहां से आएगी, टेरिडोफाइट से। लेकिन यहाँ टेरिडोफाइट नहीं आएगा। अगर आप सक्सेशन ऑन ए बेयर रॉक की बात करेंगे तो जो नेक्स्ट स्टेज आएगी वो ग्रास आएगी, क्योंकि ग्रासेस में एडवेंटिशियस रूट्स आप पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजी में दिया हुआ है। तो एडवेंटिशियस रूट्स भी क्या करती हैं, वो बंच के जैसी होती हैं, तो मिट्टी को जकड़ के रखेंगी। जब आप किसी घास को उखाड़ के देखिए तो मिट्टी पूरी बंध जाती है, जबकि टैप रूट सिस्टम में क्या होता है, रूट उखड़ आती है, मिट्टी वहीं छूट जाती है। तो नेचर ने ऐसा नहीं है कि इवोल्यूशन में आप कहें कि सर पहले एल्गी आए थे, फिर ब्रायोफाइट आ गए, तो अब तो आने चाहिए टेरिडोफाइट, उसके बाद जिम्नोस्पर्म आने चाहिए, फिर डाइकॉट आना चाहिए, देन ग्रासेस यानी मोनोकॉट आने चाहिए। लेकिन ये चीज इवोल्यूशन की है, ये चीज सक्सेशन की नहीं है। सक्सेशन इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग तो ना होता है, सक्सेशन अलग चीज है, इवोल्यूशन अलग चीज है। सक्सेशन में तो ये है कि एक पत्थर का पहाड़ है, उस पर अभी मिट्टी नहीं है, तो प्लांट कैसे ग्रो करेगा। तो पहले मिट्टी बनाओ, फिर मिट्टी को रोको, फिर आने वाले प्लांट के लिए सुटेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करो, फिर वहां भी मिट्टी को रोकने वाले प्लांट ज्यादा चाहिए। और जितना बायोमास बनेगा, लाइफ स्पैन छोटा चाहिए। अगर लाइफ स्पैन बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, डेड मैटर जनरेट ही नहीं होगा, ना डेड मैटर बनेगा, ना वो डिकम्पोज होगा, ना मिनरल्स आएंगे। तो सीरीज में अगर हम देखेंगे तो लाइकेन पहले आता है, फिर सेकंड में मॉस आता है। आफ्टर दैट आप पढ़ोगे आगे, जब आप प्लांट सक्सेशन पढ़ोगे इकोलॉजी में, बिल्कुल आपके सेशन एंड होने के टाइम पे आएगा इकोलॉजी, बिल्कुल लास्ट में आप पढ़ते हैं, तो वहां पे ये सारी बातें डिस्कस हम करेंगे कि किस तरीके से आगे की स्टेजेस आती हैं, और फाइनली एक फॉरेस्ट या ग्रासलैंड किसी बैरन एरिया पे अगर बन रहा है तो कैसे बनेगा। क्वेश्चंस किसने क्या पूछे हैं, ओके फरहीन क्लियर है, दिशांक ओके। सदफ ने पूछा था एक प्लांट में एक ही एग होगा, तो मैंने आपको बताया एक प्लांट में आर्किगोनियम बहुत ज्यादा है तो एग भी बहुत ज्यादा आएंगे, एक आर्किगोनियम में एक एग होगा। फिर तो एक प्लांट पर स्पोरोफाइट भी मल्टीपल होने होगा, बिल्कुल होगा। एक आर्किगोनियम में एक एग है, उससे एक स्पोरोफाइट, तो एक और बन सकता है, मल्टीपल बन सकते हैं। हिमांशु ने पूछा था सर सक्सेशन में लाइकेन के बाद मॉस आ रहा है, हाँ ठीक है, लाइकेन के बाद ही मॉस स्टेज आती है। अगर सक्सेशन का आंसर होगा तो मॉस कभी पहले नंबर पे नहीं आता कि आप सोचें कि लाइकेन तो सर हटा दें, मान लीजिए ऑप्शन में से लाइकेन हटा दिया, आपसे सिर्फ ये कहा जाए कि इन ए बैरन रॉक ड्यूरिंग प्लांट सक्सेशन मॉसेस ऑक्युपाई फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक। तो लाइकेन दिया हो या ना दिया हो, आंसर सेकंड ही आएगा। मॉस लाइकेन के साथ ही आती है और पहले लाइकेन बाद में मॉस, है ना। और हिमांशु ने लिखा था इसलिए मॉस इंपॉर्टेंट है, यस, है ना, दिशांक ने उसको रिप्लाई कर ही दिया है, ठीक है। तो मॉसेस की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इवन ब्रायोफाइट में भी बेसिकली जो ग्रुप इंपॉर्टेंट है वो मॉस। एंड इन टर्म्स ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजिकल सक्सेशन में, सॉइल फॉर्मेशन में, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने में, है ना, इंपैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन को रिड्यूस करने में, इस सब में, या आने वाली प्लांट के लिए इन्वायरमेंट बनाने में, इन सब में मॉस का रोल आता है। तो इसलिए मॉसेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की। ब्रायोफाइट का क्लासिफिकेशन क्या है। ब्रायोफाइट को बेसिकली 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, हालांकि हमें एनसीईआरटी में 2 ही पढ़ने, लिवरवर्ट एंड मॉस, लेकिन एक्चुअली ब्रायोफाइट के अंदर 3 ग्रुप्स हैं, लिवरवर्ट, हॉर्नवर्ट एंड मॉस। हॉर्नवर्ट में लिवर का मतलब है, लिवर आप जानते ही हैं, वर्ट का मतलब होता है उभार। तो जैसे लिवर में लोब्स बने होते हैं, हमारे लिवर को स्ट्रक्चर में आप देखोगे मॉर्फोलॉजी में, तो लिवर के अंदर भी लोब्स हैं, है ना, हेपेटिक लोब्स बोलते हैं आप। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर्स आपको इस टाइप के ब्रायोफाइट्स में दिखाई देंगे।
ऐसे ही वो अगर वर्ट, लिवर तो सॉफ्ट टिश्यू होता है, अगर हॉर्न लाइक वर्ट हो, जैसे कैटल्स के हॉर्न होते हैं वैसे अगर उभार नजर आए तो ब्रायोफाइट को हॉर्न वर्ट कहते हैं। और मॉस तीसरा आएगा। हॉर्न वर्ट हमें नहीं पढ़ना, हमारे सिलेबस में नहीं है, बस एक दो वर्ड आपको हॉर्न वर्ट से रिलेटेड पढ़ने, वो याद रखिएगा। मैं पहले हॉर्न वर्ट ही कंप्लीट कर देता हूं। हॉर्न वर्ट में आप क्या याद रखोगे वो इंपॉर्टेंट है ना। हॉर्न वर्ट का एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है, दैट एग्जाम्पल इज, हॉर्न वर्ट में जो एग्जाम्पल आएगा वो एंथोसेरोस। तो एक तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हॉर्न वर्ट, इनमें से कौन एक हॉर्न वर्ट है, तो उसका आंसर आपको एक ही मिलेगा, एंथोसेरोस ऑप्शन में दिया होगा, एंड दिस विल बी द राइट आंसर। एंथोसेरोस में दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक तो ये कि एंथोसेरोस के अंदर बीजीए का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, तो एंथोसेरोस नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है ना, इट हैज symbiotic association of blue green algae BGA। कौन सी है? नॉस्टॉक एनाबेना। कहां होंगी? इन इट्स स्पोरोफाइट, क्योंकि एंथोसेरोस का अगर हम पूरा स्ट्रक्चर पढ़ते तो एंथोसेरोस का गैमेटोफाइट भी होता, एंथोसेरोस का स्पोरोफाइट भी होता, तो एक्चुअली बीजीए कहां है? एंथोसेरोस के स्पोरोफाइट में। और क्योंकि बीजीए नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकती है, सो दिस इज कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो एंथोसेरोस की एक इंपॉर्टेंस ये भी है कि एंथोसेरोस में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए इसके स्पोरोफाइट में बीजीए का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। क्लियर? और एक दूसरी चीज जो एंथोसेरोस से इंपॉर्टेंट है, दैट इज इट हैज पायरिनॉइड्स, प्रेजेंस ऑफ पायरिनॉइड। पायरिनॉइड्स आपने कल पढ़ा था, रिजर्व फूड मटेरियल की जो बॉडी थी वो, और मैंने आपको बताया था कि अगर पायरिनॉइड कहीं भी प्रेजेंट होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये ग्रीन एल्गल कैरेक्टर है। अगर हम ये कह रहे हैं बार बार कि ब्रायोफाइट्स का ओरिजिन ग्रीन एल्गी से हुआ, तो उसमें एक एविडेंस ये भी मिल गया कि जैसे ग्रीन एल्गी में पायरिनॉइड्स होती हैं, ऐसी ही पायरिनॉइड्स आपको एंथोसेरोस में भी दिखाई देती हैं। लिवरवर्ट माउस में नहीं होती, लेकिन एंथोसेरोस या हॉर्नवर्ट के अंदर हैं। तो एंसेस्ट्री को मैच करने के हिसाब से ये एज ए एविडेंस यूज होता है। ग्रीन एल्गी में भी पायरिनॉइड्स हैं, एंथोसेरोस में भी पायरिनॉइड्स हैं। तो बस ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, एक्स्ट्रा है एनसीईआरटी से, बट इट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट। एंथोसेरोस एक हॉर्नवर्ट है, पहला क्वेश्चन एंड आंसर। दूसरा, it has symbiotic association, so capable of nitrogen fixation with the help of nostoc anabena present in its sporophyte. And third, it shows the presence of pyronite which is an algal character। algal में भी कौन सा ये था? ये green algae का characteristic था, green algal character था ये। इसका मतलब ये है कि ब्रायोफाइट्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीन एल्गा, है ना। तो ये एविडेंस को मैच करने के लिए यूज किया जाता है ना। सर नोटोथाइलस भी होता है, नोटोथाइलस छोड़ दो बेटा, जो आपको बुक्स में मिलेगा वो है। होने को तो हॉर्नवर्ट बहुत सारे होते हैं, लिवरवर्ट भी बहुत सारे हैं, मॉसेस भी बहुत सारे हैं, थाउजेंड्स हैं, है ना। तो आपको सिर्फ एंथोसेरोस याद रखना है, आप बाकी छोड़ दीजिए, है ना। हॉर्नवर्ट में एक याद रखिए, एंथोसेरोस। अब हमें जो हमारे सिलेबस में क्लासेस हैं, लिवरवर्ट और मॉस और उनके कैरेक्टर्स पढ़ने, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिवरवर्ट की, है ना। लिवरवर्ट कैसा है? हमें डिस्टिंग्विशिंग फीचर पढ़ने हैं। एक, प्लांट बॉडी कैसी है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी पॉसिबिलिटी है वो देखना है, और स्पोरोफाइट में चेंज अगर है कुछ तो वो कंसिडर करने। सिंपल है ना। 4 पॉइंट है, प्लांट बॉडी, वेजिटेटिव, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और स्पोरोफाइट। प्लांट बॉडी इज बेसिकली गैमेटोफाइट, क्योंकि पूरे ब्रायोफाइट में जो डोमिनेंट बॉडी है वो क्या है? गैमेटोफाइट है। अब लिवरवर्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो प्लांट बॉडी है वो डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड है, और तब चपटी है, थिकनेस आएगी, हाइट नहीं आएगी। जैसे अगर आप कहें कि ब्रायोफाइट्स ग्रो कर रहे हैं तो ये सॉइल का लेवल है, तो ऐसा नहीं है कि सॉइल के लेवल से ये हाइट में ग्रो करेंगे। लिवरवर्ट कैसे ग्रो करता है? हॉरिजॉन्टली स्प्रेड करता है, थैलस के जैसा है। थैलस की थिकनेस आती है, हाइट नहीं आती। और जब कोई भी चीज चपटी होगी तो उसमें 2 सरफेस नजर आएंगी, डॉर्सल एंड वेंट्रल। तो इसलिए बोला गया डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट है, थैलस है,
इसमें रूट स्टेम लीफ नहीं होगी। रूट की जगह क्या होगा, यूनिसेलुलर राइजोइड्स होते हैं। तो एक तो ये कि प्लांट बॉडी थैलॉइड है और दूसरा राइजोइड कैसे हैं, सिंगल सेल के। जैसे इसको आप अगर एनसीईआरटी में देखोगे, मैं अपने लेवल से बनाऊं तो ये इस तरीके से, ये लिवर के जैसे लोब होते हैं इसमें। ये थैलस है, यहाँ पे एक लाइन होगी, इस लाइन को हम मिडरिप कहते हैं। जैसे लीफ में आप मिडरिप बनाते हैं लाइक दिस, तो ये मिडरिप बनेगी। अब आपको जो सरफेस दिखाई दे रही है आप उसे डॉर्सल मान लीजिए, तो उसके नीचे बैक में वेंट्रल सरफेस होगी। इस तरह, या उल्टा बना दोगे तो वेंट्रल ऊपर आ जाएगी, डॉर्सल नीचे हो जाएगी। ये आपको समझना है। तो ये लिवर के जैसे है, हर पॉइंट पे, जैसे इस पॉइंट पे देखोगे तो ये दो में डिवाइड कर गया, इस पॉइंट पे देखोगे तो ये दो में डिवाइड कर गया, इस पॉइंट पे देखोगे तो ये दो में डिवाइड कर गया। तो एक तो ये डॉर्सी वेंट्रल फ्लैट है, थैलॉइड है, दो में डिवाइड कर रहा है। तो मैंने कल आपको बताया था एक्टोकार्पस के केस में इसको क्या कहते हैं, इसे आपने लिखा था ये डाइकोटोमसली ब्रांच है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। ठीक है, तो ये डाइकोटोमसली ब्रांचिंग को शो करता है ना, ये ब्रांच कहलाता है। ये जो पॉइंट आप बनाते हैं ये इसको ग्रोइंग पॉइंट बोलते हैं। ये जो पॉइंट है दिस वन, ये जहां जहां एरो लगे हुए हैं, एक ये है जो डिप्रेशन है, एक ये है ना, ये सब क्या कहलाते हैं, दीज आर एपिकल नॉच। इनको क्या बोलते हैं, एपिकल नॉच बोलते हैं। इनमें ग्रोइंग पॉइंट्स आते हैं कि थैलस कहां से ग्रो करेगा, तो थैलस हमेशा एपिकल नॉच से ग्रो करता है। तो इस तरीके से इनकी बॉडी नजर आएगी आपको। और राइजोइड्स भी यहीं पे होंगे। अगर इसको उल्टा करके बनाओगे तो इसी लाइन पे आपको जो ये मिडरिप बनी हुई है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, ये मिडरिप है। इसी मिडरिप पे आपको नीचे की तरफ राइजोइड्स नजर आएंगे। राइजोइड सब जगह नहीं होते, केवल मिडरिप पे ही प्रेजेंट होते हैं। तो थैलस है, रूट स्टेम लीफ नहीं है, फ्लैट है, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट हो गया, आगे दो में डिवाइड करेगा, फिक्स है, डाइकोटोमसली ब्रांच हो गया। दैट डिप्रेशन इज कॉल्ड एपिकल नॉच विच रिप्रेजेंट द ग्रोइंग पॉइंट ऑफ द थैलस। इस पे एक सेंटर में लाइन होगी जिसे आप मिडरिप कहेंगे। मिडरिप नीचे की तरफ राइजोइड्स को बियर करती है और ये राइजोइड्स यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल के होते हैं। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर। ये लिवर वर्ट ऐसे दिखाई देता है। एनसीईआरटी की भी इमेज आप देख सकते हैं, एक अपने हिसाब से भी बना लीजिए। अब आता है इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा, बिकॉज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज क्वाइट कॉमन है ना। ब्रायोफाइट्स में अगर हम बात करेंगे तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो कॉमन है। कैसे होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सबसे पहला नाम क्या दे रखा है, प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पार्ट। थैलस में क्या होता है, थैलस यहां से ग्रो करेगा, यहां लिखा है ये ग्रोइंग पॉइंट है, तो ये आगे ग्रो करता जाएगा और पीछे से इसकी डेथ एंड डिके होती जाएगी। जैसे ही डेथ एंड डिके होते होते वो इस पॉइंट पे पहुंचेगा, ये वाला पॉइंट है, तो जैसे वो इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो ये ऊपर वाला हिस्सा अलग हो जाएगा, नीचे वाला अलग हो जाएगा, बिकॉज इसी पॉइंट से तो जुड़ा है, यहां से तो जुड़ा है। जैसे ये डेथ होने के बाद, डिके होने के बाद यहां पहुंचेगा, ये अलग ये अलग, तब तक ये आगे ग्रो कर चुका होगा। तो पीछे से डेथ होती जाती है और आगे ये ग्रो करता जाता है। जैसे ही डिके होने का रीजन वो पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जो एपिकल नॉच को रिप्रेजेंट करता है, ये दो में डिवाइड हो जाएगा। तो हर एक पॉइंट पे ये दो में डिवाइड हो जाएगा, तो नंबर इस तरीके से इंक्रीज करता रहता है। इसे हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ द ओल्डर पार्ट। या फिर आप फ्रैगमेंटेशन कर सकते हैं, इसके टुकड़े कर दीजिए तो हर फ्रैगमेंट जो है वो ग्रो कर जाएगा। तीसरा केस क्या है, एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया है मार्केंशिया। सभी में तो नहीं होता, लेकिन सारे लिवर वर्ट में ये बात नहीं आएगी। मार्केंशिया के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर हैं जिन्हें हम गैमी कहते हैं। दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड गैमी। गैमी क्या है, जैसे अगर हम मार्केंशिया का थैलस बनाएं, ये तो जैसे ये मार्केंशिया का थैलस है मान लेते हैं, है ना, तो यहां पे भी ये लाइन आएगा, तो इस लाइन पे कुछ कप के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड गैमा कप। इन्हें क्या बोल रहे हैं, गैमा कप बोल रहे हैं। इन गैमा कप के अंदर कुछ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, ग्रीन है, मल्टी सेलुलर है, जो बर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्मॉल रिसेप्टिकल, मतलब उनको रिसीव करने वाला जो स्ट्रक्चर है गैमा कप, उनके अंदर होते हैं। तो गैमा कप के अंदर जो है वो स्ट्रक्चर्स होंगे जिन्हें गैमी कहा जाता है,
और ये गैमी ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन डिवाइड करके एक थैलस बनाते हैं या एक प्लांट बॉडी बनाते हैं। तो स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर हो सकते हैं जिन्हें गैमे कहेंगे। जैसे ये गैमा कप है, ये एक कप है, इसके अंदर ये ऐसा है। अब यहाँ पे क्या है कि देयर आर इट हैज मैनी गैमी, इसमें आपको यहाँ पे गैमी नजर आएंगे ऐसे कप्स के अंदर, ये गैमी है और ये गैमा कप। और ये कहां बनेगा, ये हमेशा मिडरिप पे ही होगा। अगर थैलस होता है, इस स्ट्रक्चर को बड़ा करके देख लीजिए तो ये। अब ये क्या होगा कि जब कंडीशन एडवर्स होंगी तो पूरा थैलस ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, बिकॉज ये तो मॉइस्चर लविंग है, इनको मॉइस्चर नहीं मिल रहा तो इनकी डेथ हो जाएगी। केवल क्या छूट जाएगा, वो कप छूट जाएगा जिसके अंदर गैमी है। अब जब कभी फेवरेबल टाइम यानी समर के बाद जब कभी रेनी सीजन आएगा, जब मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी होगी, तो जो ये गैमी है ये डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके दोबारा से प्लांट बॉडी बना देंगे। उस प्लांट जैसे आपने ऊपर बना रखी है प्लांट बॉडी, वैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको आप गैमी कहते हैं। और एग्जाम्पल याद रखिएगा, मार्केंशिया। गैमी सारे लिवरवर्ट में नहीं होते, है ना, लिवरवर्ट में गैमी होते हैं, ये जर्नलाइज्ड है। बट द राइट आंसर इज लिवरवर्ट में एक एग्जाम्पल है मार्केंशिया जिसमें गैमी होते हैं। ये स्पेशलाइज्ड या प्रिसाइज आंसर होगा कि गैमी आर फाउंड इन मार्केंशिया। अब आता है इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन, यहाँ पे हमें जो हमने अभी बेसिक लेआउट बनाया था वो हर जगह सेम रहेगा सारे ब्रायोफाइट में। सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर जैकेटेड है। मेल को एंथ्रीडियम कहते हैं जिसमें बाइफ्लैजिलेटेड कॉमा शेप स्पाइरली क्वाइल्ड मेल गैमीट होगा एंथेरोजॉइड। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम है जिसमें फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है, नीचे फ्लास्क के बेस पे एक सिंगल एग होगा। फिर एंथ्रीडियम जो है वो आर्किगोनियम तक एंथेरोजॉइड आर्किगोनियम तक पहुंचेगा, एग को फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाएगा। जाइगोट से एक स्पोरोफाइट बनेगा जो पैरेंट गैमेटोफाइट से जुड़ा होगा। स्पोरोफाइट के अंदर कैप्सूल होगा जिसमें स्पोर मदर सेल होंगी, वो डिवाइड करके दोबारा स्पोर बनाएंगी। कैप्सूल फटेगा, स्पोर निकलेंगे और नया गैमेटोफाइट बना देंगे। ये जो भी अभी हमने लाइफ साइकिल में बनाया था या मैंने अभी कुछ सेकंड पहले बोला, ये सारे ब्रायोफाइट के लिए सेम है, चाहे लिवरवर्ट हो या मॉस हो। हमें क्या देखना है, डिफरेंसेस, कि डिफरेंसेस कुछ एग्जिस्ट करते हैं क्या, कुछ और चीजें हो सकती हैं क्या लिवरवर्ट और मॉस के अंदर अलग अलग इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो सबसे पहले लिवरवर्ट की बात करें तो लिवरवर्ट में ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसा भी हो सकता है कि सेक्स ऑर्गन जो भी आपने पढ़े, सेक्स ऑर्गन क्या है, एंथ्रीडियम आर्किगोनियम, है ना, एंथ्रीडियम मेल और आर्किगोनियम फीमेल। सो दीज सेक्स ऑर्गन आर बोर्न ऑन द सेम थैलाई, एक ही थैलस पे हो सकते हैं जैसे रिक्सिया एग्जाम्पल है, या डिफरेंट थैलस पे हो सकते हैं जैसे मार्केंशिया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये एक थैलस पे है, सेम थैलस पे है, या डिफरेंट थैलस पे है, अगर सेम पे होंगे तो ये क्या कहलाएगी, आप इसको हायर प्लांट में क्या बोलते हो, हायर प्लांट के अंदर कंडीशन क्या कहलाती है, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या पढ़ते हैं, बोथ द सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन सेम थैलस, तो ये बाइसेक्सुअल कहलाएगी, या इसको आप मोनोशियस बोलते हो। बट क्योंकि यहां थैलस है इसीलिए यहां वर्ड कहलाता है होमोथैलिक। होमो मतलब सिमिलर, थैलिक थैलस, सिमिलर टाइप का थैलस है। बट अगर डिफरेंट है तो क्या कहलाएगा, इसको आप बोलते हो यूनिसेक्सुअल, है ना, डायोशियस या हेट्रोथैलिक। ऐसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोथैलिक ब्रायोफाइट, तो होमोथैलिक का एग्जाम्पल क्या है, रिक्सिया। हेट्रोथैलिक का एग्जाम्पल क्या है, मार्केंशिया। मार्केंशिया का डायग्राम एनसीईआरटी में बना हुआ है। मार्केंशिया में मेल और फीमेल थैलस अलग अलग होते हैं, तो सेक्स ऑर्गन भी अलग अलग थैलस पे बन गए, है ना। लेकिन रिक्सिया का एनसीईआरटी में तो डायग्राम नहीं बना, बट रिक्सिया का थैलस एक ही होता है, उसी पे कुछ ही किसी जगह पे जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन होगा, किसी जगह पे फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। तो एक तो ये डिफरेंस आ गया कि रिक्सिया मोनोशियस है और मार्केंशिया डायोशियस है। रिक्सिया होमोथैलिक है, मार्केंशिया हेट्रोथैलिक ब्रायोफाइट है। मार्केंशिया के लिए एनसीईआरटी में है भी और पूछा भी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेट्रोथैलिक ब्रायोफाइट। तो हेट्रोथैलिक इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड बिकॉज लिवरवर्ट में थैलस ही होता है रादर देन प्लांट बॉडी, रूट स्टेम लीफ नहीं है, थैलस है। आप बोलने को डायोशियस या यूनिसेक्सुअल बोल सकते हो, बट बेटर क्या होगा आंसर कि आप हेट्रोथैलिक यूज करें।
फिर ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्या थैलस चाहे एक हो या दो हो, रिक्सिया में एक है, मार्केंशिया में दो है, क्या थैलस के अंदर डायरेक्टली एम्बेडेड है, थैलस के अंदर धसे हुए हैं सेक्स ऑर्गन, या थैलस से ऊपर निकल आते हैं बाय द स्टॉक। ये भी डिफर करेगा कि जो सेक्स ऑर्गन है, अगर हम यहीं से जाएं कि ये जो सेक्स ऑर्गन है, यहां भी आगे दो पॉसिबिलिटी है। एक तो ये था, एक पॉसिबिलिटी फिर ये आ जाएगी कि या तो ये थैलस में एम्बेडेड होंगे, थैलस के अंदर है, जब तक आप सेक्शन कट करके नहीं देखोगे आपको नहीं दिखाई देंगे। अगेन एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल इज रिक्सिया, तो रिक्सिया के अंदर एम्बेडेड आएंगे। या फिर ये हो सकता है कि ये प्रोजेक्टेड हो, मतलब बाहर निकल के आ जाए, प्रोजेक्टेड एरियली। जैसे आप अपनी बुक में देखोगे तो ये मान लीजिए मार्केंशिया का मेल थैलस है, ये मिडरिब है, तो मिडरिब के ऊपर यहाँ पे एक स्टॉक बना दिया गया है और इस स्टॉक के ऊपर यहाँ पे आर्कीगोनियम बनी हुई है। ऐसे मार्केंशिया का मेल थैलस अलग आएगा, यहाँ पे भी स्टॉक आएगा, और इस स्टॉक के ऊपर जो स्ट्रक्चर बने हैं वो यहाँ पे एंथ्रीडियम बना हुआ है। तो एंथ्रीडियम और आर्कीगोनियम अलग अलग थैलस पे है, वो ये लिखा हुआ है। और अलग अलग थैलस में भी इंपॉर्टेंट ये है कि जो सेक्स ऑर्गन है वो थैलस के अंदर नहीं है, वो थैलस से ऊपर निकल आते हैं बाय द स्टॉक। उन स्टॉक को क्या बोलते हैं, मेल वाले को बोलते हैं एंथ्रीडियोफोर और फीमेल वाले को बोलते हैं आर्कीगोनियोफोर। एंथ्रीडियोफोर के अंदर एंथ्रीडिया होगा, आर्कीगोनियोफोर के अंदर आर्केनी होगा। ये एग्जाम्पल क्या है इसका, मार्केंशिया। तो मार्केंशिया बार बार आ रहा है, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी है। मार्केंशिया में गैमी का फॉर्मेशन होता है, मार्केंशिया हेट्रोथैलिक ब्रायोफाइट है, मार्केंशिया के सेक्स ऑर्गन स्टॉक्ड होते हैं। सेक्स ऑर्गन कौन से, एंथ्रीडियम आर्कीगोनियम, दे आर बोर्न ऑन द स्टॉक कॉल्ड एंथ्रीडियोफोर एंड आर्कीगोनियोफोर। तो ये चीजें आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में याद रखनी है। हालांकि एंथ्रीडिया आर्कीगोनिया के आगे का सब सेम है, गैमीट सेम है, फर्टिलाइजेशन सेम है, जाइगोट से स्पोरोफाइट बनेगा वो भी सेम है, ठीक है। अब स्पोरोफाइट में क्या चेंजेस आएंगे इन टर्म्स ऑफ लिवर वर्ड, तो अभी हमने जैसे बोला कि स्पोरोफाइट के तीन पार्ट होते हैं, फुट, सीटा, कैप्सूल, है ना। अभी आपने एक लाइफ साइकिल में बनाया कि स्पोरोफाइट के 3 पार्ट्स हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। लेकिन अगर आप इससे पहले ग्रीन एल्गी देखोगे तो ग्रीन एल्गी में तो स्पोरोफाइट कैसा था, एक सेल का जाइगोट था, और उसके बाद आ गए लिवर वर्ड, क्योंकि लिवर वर्ड का ओरिजिन किसी ग्रीन एल्गी से हुआ, यही हमने पढ़ा है, ग्रीन एल्गी एडवांस है, और ब्रायोफाइट्स का ओरिजिन किसी क्लोरोफाइटॉन यानी लिवर वर्ड से हुआ, सॉरी ग्रीन एल्गी से हुआ। तो कैप्सूल बनना तो जरूरी है, बिकॉज कैप्सूल के अंदर तो स्पोर मदर सेल होती हैं, उसमें तो मियोसिस होगी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा। तो नेचर ने क्या किया हुआ है कि रिक्सिया में फुट और सीटा नहीं होता, ये एक चेंज आ गया कि एकदम से उतना वेल डेवलप स्पोरोफाइट नहीं बनेगा, धीरे धीरे बनेगा, लेकिन कैप्सूल हर जगह बनेगा। तो रिक्सिया में भी क्या है कि फुट और सीटा एब्सेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ओनली कैप्सूल होगा। स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली कैप्सूल। लेकिन अगर आप रिक्सिया के अलावा मार्केंशिया या कोई और लिवर वर्ड देखोगे, देन ये ऊपर लिखा हुआ है कि उसमें फुट, सीटा, कैप्सूल तीनों चीजें होंगी, तीनों पार्ट्स प्रेजेंट होंगे, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब बाकी सेम था, स्पोर मदर सेल में मियोसिस हो गई, स्पोर्स बन गए, स्पोर लिबरेट हो गए, जर्मिनेट करके एक फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बना देंगे इंडिपेंडेंट, और एग्जाम्पल में रिक्सिया और मार्केंशिया दिए हुए हैं एज यूजुअल। तो लिवर वर्ड में जो चेंजेस थे वो हमें चेंजेस पढ़ने थे। पहला था इन टर्म्स ऑफ प्लांट बॉडी, डॉर्सली वेंट्रली फ्लैटेंड डाइकोटोमसली ब्रांच हैविंग यूनिसेलुलर राइजोइड्स, ग्रोइंग पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एपिकल नॉच, ये सारी बातें हमने देखी। आफ्टर दैट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन था जो क्वाइट कॉमन है, बाय प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ द ओल्डर पार्ट ऑफ थैलस, by fragmentation or by specialized structure called gamete which are formed in a small receptacle called gamma cup, एग्जाम्पल में मार्केंशिया। फिर सेक्स ऑर्गन में डिफरेंस ये थे कि सेक्स ऑर्गन आर बोर्न ऑन द सेम थैलस, एग्जाम्पल रिक्सिया, और ऑन डिफरेंट थैलाई, एग्जाम्पल मार्केंशिया। सो मार्केंशिया में मेल और फीमेल थैलस अलग अलग होंगे। ये भी इंपॉर्टेंट फीचर है कि सेक्स ऑर्गन्स आर एम्बेडेड इन द थैलस एज इन रिक्सिया or projected aerially by the stalk called Anthridiophore or Archegoniaphore as in Markensia. And then आएगा sporophyte. In terms of sporophyte, in Rixia, only capsule represent the sporophyte, foot and seta are absent. In rest of the cases, sporophyte consists of foot, seta and capsule.
Inside the capsule are the spore mother cell which divide by meiosis forming haploid spores. After the dispersal of spores, they germinate to form free living gametophyte. Example Rixia and Markensia. So these are the features related with liverwort, है ना. नेक्स्ट आएगा मॉसेस. क्या पूछा किसी ने, प्रवीण सर मार्केंशिया में तीनों प्रेजेंट होते हैं ना, तीन क्या चीजें, व्हाट इज थर्ड? बताओ, पूरा करो अपना क्वेश्चन. आपने लिखा है सर मार्केंशिया में तीनों प्रेजेंट होते हैं, इसमें तीन चीज क्या है? फुट थीटा कैप्सूल. ओके, तो ऐसे लिखो ना, मार्केंशिया के स्पोरोफाइट में सारी चीजें. यस, मार्केंशिया में सब कुछ नॉर्मल है, मार्केंशिया के अंदर सारी चीजें. केवल ये एक्सेप्शन रिक्सिया का है, वो भी एनसीईआरटी में नहीं है. जैसे मैंने आपको बोला कि आपको बस एक या दो लाइन एक्स्ट्रा पढ़नी है, वो एक दो लाइन कौन सी एक्स्ट्रा पढ़नी है वो मैं डिसाइड करूंगा. तो वो आपको बस ये याद रखना है कि रिक्सिया में फुट थीटा नहीं होते, बाकी लिवरवॉर्ट में कुछ भी पूछा जाएगा तो फुट थीटा कैप्सूल तीनों चीजें प्रेजेंट होती है ना. रिक्सिया इज एक्सेप्शनल. यस. नेक्स्ट, ये डायग्राम एनसीईआरटी का है, ये मार्केंशिया का ही डायग्राम एनसीईआरटी में बना है. यहां पे अगर आप देखोगे तो ये जो लाइंस बनी है ये मिडरिब है. ये जो लाइन बनी हुई है, ये लाइंस जो बनाए रखी है, आपको लिवर जैसा लोब तो नहीं दिखाई दे रहे, बट दीज लाइंस आर मिडरिब. नीचे राइजॉइड्स हैं. राइजॉइड्स कैसे होंगे? यूनिसेलुलर, क्योंकि लिवर वर्ल्ड में राइजॉइड कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं. मेल और फीमेल या मेल थैलस अलग अलग होगा, बिकॉज अभी आपने पढ़ा कि मार्केंशिया कैसा है? हेट्रोथैलिक ब्रायोफाइट है, इसमें दोनों थैलस अलग अलग होंगे. और ये भी इंपॉर्टेंट है कि मार्केंशिया में गैमा कप होते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए. ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो सेक्स ऑर्गन है वो स्टॉक्ड है. स्टॉक्ड सेक्स ऑर्गन्स. एंथ्रीडियम के लिए एंथ्रीडियोफोर और आर्किगोनियम के लिए आर्किगोनियोफोर. यहां से ये डायग्राम ये याद रखिएगा, ये जो अपीरियंस बना है और ये जो अपीरियंस बना है ये डिफर है, क्योंकि थैलस का डायग्राम देके पूछा गया है कि ये मार्केंशिया का मेल थैलस है या फीमेल थैलस है. तो बाकी नीचे का हिस्सा देखोगे तो दो गैमा कप यहां भी हैं, दो यहां भी हैं, राइजॉइड्स हैं. ये डायग्राम तो सेम है, ये ऊपर कुछ अलग है स्ट्रक्चर आर्किगोनियोफोर में, और ये एंथ्रीडियोफोर में कुछ अलग है. तो इस स्ट्रक्चर को देख के आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि आर्किगोनियो मतलब फीमेल थैलस कौन सा है और एंथ्रीडियोफोर यानी कि मेल थैलस कौन सा है. तो ये इंपॉर्टेंट है. ये फिगर 12 में भी है. फिगर 12 अब जो भी है ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है. डायग्राम हम एनसीईआरटी वाले जरूर देखेंगे, जितनी भी स्लाइड्स होंगी उनमें एनसीईआरटी के डायग्राम तो होंगे ही होंगे, कुछ एडिशनल होंगे वो एक अलग बात है, बट एनसीईआरटी के डायग्राम तो आपको याद रखने हैं, क्योंकि कई बार डायग्राम में कुछ चीजें दी होती हैं जो टेक्स्ट में नहीं दी होती, इसलिए इंपॉर्टेंट है ना. नेक्स्ट ग्रुप आएगा मॉस. जो एडवांस ब्रायोफाइट हैं वो मॉसेस कहलाते हैं, है ना. मॉस एडवांस होती है. मॉसेस में जो प्लांट बॉडी, सेम पॉइंट्स आएंगे, प्लांट बॉडी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड स्पोरोफाइट. जैसे लिवरवॉर्ट के 4 पॉइंट्स थे वैसे मॉसेस में भी 4 पॉइंट्स हैं. अब इंपॉर्टेंट क्या है कि यहां प्लांट बॉडी में दो स्टेजेस हैं. एक स्टेज है यंग स्टेज, फर्स्ट जो जुवेनाइल स्टेज है. जुवेनाइल मतलब यंग स्टेज, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड प्रोटोनिमा. प्रोटो मतलब होता है प्रिमिटिव, निमा का मतलब होता है थ्रेड. तो एक प्रिमिटिव थ्रेड के जैसा स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटोनिमा बोलेंगे. और ये स्पोर से डायरेक्टली बनेगा. ये एल्गी के जैसा ही होता है, जैसे एल्गी में थैलस होता है ना वैसे ही होगा. ये क्रीपिंग होगा, हॉरिजॉन्टल, ग्रीन है, ब्रांच है, फिलामेंटस है, आप चाहे तो लिख सकते हैं थैलॉइड है. इसमें थैलस के जैसा स्ट्रक्चर होता है. इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सीधे सीधे बॉडी खड़ी हो जाएगी. अब जैसे मान लीजिए अगर मैं प्रोटोनिमा आपको बना के दिखाऊं, कोई ब्लैंक पेज मिलेगा क्या? अभी तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं. ये अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? स्पोर तो बनेगा. आप लाइफ साइकिल याद रखिए, तो लाइफ साइकिल में मियोसिस के बाद क्या बन गए? स्पोर बन गए. तो होगा क्या? जैसे ये स्पोर है एक, ये एन हैप्लॉइड स्पोर बन गया मियोसिस के बाद. जब ये स्पोर कैप्सूल से बाहर आएगा, जब ये जर्मिनेट करेगा
तो जर्मिनेट करने के बाद क्या होगा, इस कैप्सूल से एक थ्रेड के जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, इस तरीके से धागे जैसा, जो मल्टी सेलुलर है, ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है और फिलामेंट के जैसा है। कई बार इसमें ब्रांचिंग भी हो जाएगी, इसमें ब्रांचेस निकल आएंगी इस तरीके से। तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, जो ये बना हुआ है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्रोटोनिमा। जैसे एम्ब्रियो होता है ना, ऐसे ये जुवेनाइल स्टेज है, यंग स्टेज। यंग स्टेज क्या कहलाती है, प्रोटोनिमा कहलाती है, कि जो स्पोर से डायरेक्टली डेवलप होगी, दैट स्टेज इज कॉल्ड प्रोटोनिमा। ये रेंग के ग्रो करेगा, प्रोस्टेट है ना, क्रीपिंग का मतलब है ये कैसा होगा, प्रोस्टेट, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ का। ये वर्टिकली ग्रो नहीं करेगा, हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग है, बट ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, ब्रांच है, फिलामेंटस है, थैलॉइड है, रूट स्टेम लीफ नहीं होती। इस पे कुछ बर्ड्स भी होती हैं जिनको एडवेंटिशियस बर्ड्स बोलते हैं, है ना। यहाँ पे कुछ बर्ड्स होंगी, ये बर्ड्स क्या कहलाएंगी, इनको एडवेंटिशियस बर्ड्स। जैसे मान लीजिए मैं यहां बना दूं कि ये बर्ड है, दीज आर एडवेंटिशियस बर्ड्स, ये लिखा है यहाँ पे एडवेंटिशियस बर्ड्स। जब ये डिवाइड करेंगी तो ये क्या बनाएंगी, ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनाएंगी। मतलब यहां से भी एक प्रोटोनिमा बन सकता है। अगर यहां से भी एक प्रोटोनिमा बन गया इस तरीके से, यहां से भी कोई स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोटोनिमा। ये बाद में बना, ये स्पोर से नहीं बना हुआ है, ये किससे बना है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा से बना हुआ है, बर्ड से बना हुआ है। अगर ये सेकेंडरी बन गया तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप प्राइमरी बोलोगे। जब तक एक ही प्रोटोनिमा है तब तक तो प्राइमरी बोले या ना बोले, लेकिन अगर एडवेंटिशियस बर्ड से भी आगे जाके प्रोटोनिमा बन गया तो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा कहलाएगा। अगर एक स्पोर से एक प्रोटोनिमा बने तो मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, दिस इज नॉट वेजिटेटिव मल्टीप्लीकेशन। लेकिन अगर एक स्पोर से प्रोटोनिमा बने जिसमें बर्ड्स हैं और उन बर्ड से और प्रोटोनिमा बन जाए, तो क्योंकि हम अभी पढ़ेंगे कि एक प्रोटोनिमा के लास्ट में जाके एक मैच्योर गैमेटोफाइट बनेगा, तो जितने प्रोटोनिमा उतने गैमेटोफाइट, तो नंबर बढ़ गया, नंबर बढ़ गया तो मल्टीप्लीकेशन हो गया। तो जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अभी यहां पढ़ोगे तो लिखा होगा कि वो कैसे होगा, दैट इज बाई सेकेंडरी प्रोटोनिमा। प्राइमरी प्रोटोनिमा से वेजिटेटिव प्रोपगेशन नहीं होगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन किससे होगा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा से होगा। तो ये प्रोटोनिमा का डायग्राम हो गया। अब जब ये स्टेज पूरी हो जाएगी, जब ये जुवेनाइल स्टेज कंप्लीट हो जाएगी, तो क्या होगा, इसी में लास्ट में जाके यहां से एक लीफी इरेक्ट बॉडी बन जाएगी, जिसको आप बोलते हैं लीफी इरेक्ट गैमेटोफाइट। ये मैच्योर है, ये लिखा है विच डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा। ये सीधा होगा, अपराइट, इसमें एक एक्सिस भी होगा, इसमें लीव्स भी होंगी जो स्पाइरली अरेंज है। बस क्योंकि ये गैमेटोफाइट है तो लीफ यहां पे कैसी होंगी, हैप्लॉइड। इसमें मल्टी सेलुलर राइजोइड्स आएंगे जो ब्रांच भी हैं। लिवरवर्ट के राइजोइड कैसे थे, सिंगल सेल के। मॉस के राइजोइड कैसे हैं, मल्टी सेल के। इसी में सेक्स ऑर्गन भी बनेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमने बनाया कि ये स्पोर था, इस स्पोर से आपने कहा कि ये प्रोटोनिमा बन गया, प्राइमरी प्रोटोनिमा, ये डिवाइड कर गया, डिवाइड करके यहाँ पे ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा बन गए। इस तरीके से ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। पीछे भी फिगर हमने ऐसे ही बनाया था। अब यहीं पे आगे जाके ये इस तरीके से ये डिवाइड कर चुका है यहाँ पे। यहीं पे आगे जाके क्या होगा, यहाँ पे नीचे की तरफ राइजोइड्स बन जाएंगे, ऊपर एक एक्सिस आ जाएगा और एक्सिस के बाद यहां से लीफ बनना शुरू हो जाएंगी। ये सो दिस इज राइजोइड, ये एक्सिस है, ये स्पाइरली अरेंज लीव्स हैं। ये बन गया मैच्योर गैमेटोफाइट। और ये प्रोटोनिमा है। ये कैसा था, ये यंग गैमेटोफाइट था या जुवेनाइल गैमेटोफाइट था। इस टाइप का स्ट्रक्चर आएगा, है ना। सो प्रोटोनिमा
और उससे डिवाइड करके फिर आगे जाके हर एक प्रोटोनेमा पे ये जो इरेक्ट बॉडी है, सीधा जो खड़ा हुआ है, लीव्स, एक्सिस एंड राइजोइड, ये बनेगा, है ना, सेम। तो इट मीन्स कि पहले स्पोर था तो स्पोर से सीधे सीधे स्पोरोफाइट नहीं बना। जैसे लिवर वर्ट में क्या था कि स्पोर जर्मिनेट करके सीधे से गैमेटोफाइट बना देगा, जो भी लिवर वर्ट के जैसा था, छोटा बने या थैलस बड़ा बने कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ जब यंग स्टेज आएगी, जब जुवेनाइल स्टेज होगी तो थैलस के जैसा ही है, थैलॉइड स्ट्रक्चर है। बट जब इससे मैच्योर स्टेज आएगी तो वो लीफी इरेक्ट टाइप का होगा। थैलस ग्रो करता है हॉरिजॉन्टल, प्रोटोनेमा ग्रो करता है हॉरिजॉन्टल, बट जो अभी बना है मैच्योर गैमेटोफाइट वो कैसा ग्रो कर रहा है, वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ का है उसमें रूट, स्टेम, लीफ, राइजोइड कुछ भी नहीं है। जो मैच्योर इरेक्ट टाइप का बनेगा उसमें राइजोइड आएगा जो रूट की जगह पे है, क्योंकि राइजोइड मल्टी सेलुलर ब्रांच है, सो दे लुक्स लाइक रूट, बट फिर भी इनको रूट नहीं बोलते। ऐसे स्टेम के जैसा स्ट्रक्चर है एक्सिस, बट स्टेम नहीं है, लेकिन लीव्स प्रॉपर है। इन लीफ में और आने जो लीफ पड़ेंगे आप ब्रायोट, इसमें टेरिडोजिम्नो एंजियो में एक ही डिफरेंस है, वहां जो भी लीफ आएंगी वो डिप्लॉइड होंगी, स्पोरोफाइट का पार्ट होंगी। यहां जो लीफ बनी है वो किसका पार्ट है, गैमेटोफाइट का पार्ट है। तो ये गैमेटोफिटिक लीफ है। और आगे जितनी भी आप लीफ पढ़ोगे टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में, दोज लीव्स आर स्पोरोफिटिक इन नेचर। सो ये एक डिफरेंस आ जाएगा लीफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? तो ये प्लांट बॉडी के बारे में हो गया। प्रोटोनेमा हैप्लॉइड होगा, यस, प्रोटोनेमा भी हैप्लॉइड है, पूछा गया है ऑलरेडी नीट के क्वेश्चन में। प्रोटोनेमा हैप्लॉइड है, राइजोइड हैप्लॉइड है, एक्सिस हैप्लॉइड है, लीफ हैप्लॉइड है, एंथ्रीडिया, आर्किगोनिया, एंथ्रोजॉइड, एग, स्पोर सब हैप्लॉइड है। डिप्लॉइड क्या है, जाइगोट डिप्लॉइड है, और फिर फुट, सीटा, कैप्सूल ये डिप्लॉइड है। कैप्सूल में जो स्पोर मदर सेल थी ये डिप्लॉइड है। तो अब डिप्लॉइड हैप्लॉइड अपने साथ, इसीलिए मैंने पहले आपको एक लाइफ साइकिल ड्रॉ कर दी, एक लाइन भी खींच दी है कि उसके नीचे सारा कुछ डिप्लॉइड है, उससे ऊपर जो भी कुछ आप बनाएंगे वो हैप्लॉइड है ना। मैं बैक में आपको जाके दिखाऊं तो कहां चला गया, ये बनाया था ना अभी हमने थोड़ी देर पहले, इसको देखोगे आप, है ना, ये स्ट्रक्चर है। अब इसमें बस ऐड क्या हुआ कि अगर ये मॉस की लाइफ साइकिल होती फॉर एग्जांपल, तो स्पोर के बाद यहां पे एक ऑप्शन आ जाता। यहां ऑप्शन क्या आता, प्रोटोनेमा, क्योंकि स्पोर से पहले क्या बनेगा, प्रोटोनेमा बनेगा मॉस में, लिवर वर्ट में नहीं बनता। एंड देन इसके बाद गैमेटोफाइट, मॉस का जैसे गैमेटोफाइट अभी आप बना रहे हैं वैसा। और अगर ये लिवर वर्ट होता तो स्पोर से सीधे सीधे जो लिवर लाइक आपने थैलस बनाया है वो बन जाएगा। तो प्रोटोनेमा स्पोर से डेवलप हुआ और वो जुवेनाइल स्टेज को रिप्रेजेंट करता है ना। ठीक है, तो हम इस डायग्राम तक थे, हम अपने वापस डायग्राम पे आते हैं। लीफी इरेक्ट टाइप का गैमेटोफाइट बन जाएगा। ठीक, ओके। अब आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा इसमें। अभी जैसे मैंने बताया एक फ्रैगमेंटेशन है, ये लिखा है बडिंग ऑन सेकेंडरी प्रोटोनेमा। सेकेंडरी प्रोटोनेमा में जो बडिंग है वो बडिंग क्या कहलाती है, अभी आपने लिखा है एडवेंटिशियस बड्स। और ये बड जितनी बार भी डिवाइड करेंगी उतनी बार प्रोटोनेमा ही बनेगा, फिर उससे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। कुछ प्लांट के अंदर एडवेंटिशियस ट्यूबर्स भी होते हैं, हालांकि एग्जाम्पल नहीं है, आप इसको फिलहाल छोड़ भी सकते हैं। आप फ्रैगमेंटेशन और बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनेमा ये याद रखिएगा, है ना। लाइफ साइकिल पूरे ब्रायोफाइट की हैप्लोडिप्लॉन्टिक ही होगी, चाहे लिवर वर्ट किया है या मॉस किया है ना। प्रवीण ने पूछा है कि इसकी लाइफ साइकिल कैसी होगी, तो लाइफ साइकिल सब में एक ही जैसी है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चेंजेस क्या आएंगे, अब जैसे अभी मैंने लीफ का क्राउन बनाया तो उसी के अंदर एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया बन गए। तो सेक्स ऑर्गन कहां मिले वो आपको, एट द एपेक्स ऑफ लीफी शूट्स, जहां पे लीफ बनाई है आपने वहीं सेक्स ऑर्गन होंगे, वहीं पे जाइगोट बनेगा, जाइगोट से डेवलप होके क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट में तीनों पार्ट हैं, फुट, सीटा, कैप्सूल। अगर आप कंपेयर करो तो जैसे जैसे इवोल्यूशन में आगे जाओगे, हमने जो ब्लॉक डायग्राम कल बनाया था वो हमें चैप्टर के लास्ट तक काम आएगा। तो जैसे हम आगे जाएंगे, हम क्योंकि लिवर वर्ट से मॉस पे आ गए, तो उसका मतलब ये हुआ कि स्पोरोफाइट लिवर वर्ट के कंपैरिजन में और इलॉबरेट हो गया। जितना आप आगे जाओगे उतना स्पोरोफाइट बढ़ता जाएगा, गैमेटोफाइट छोटा होता जाएगा। तो स्पोरोफाइट कैसा है, इट इज मोर इलॉबरेट देन इन लिवर वर्ट। लिवर वर्ट से कंपेयर करें तो लिवर वर्ट का स्पोरोफाइट छोटा होगा,
एज कंपेयर टू दैट अगर हम मॉस स्पोरोफाइट देखें तो वो ज्यादा एलोबरेट होगा। इस कैप्सूल होगा ही होगा, कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल है, मियोसिस हो गई तो स्पोर्स बन गए, स्पोर लिबरेट होंगे और दोबारा से एक नया गैमेटोफाइट बना देंगे। स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म होती है इनके अंदर। एक हायर क्लासेस में ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ब्रायोफाइट्स में स्पोर का डिस्पर्सल कैसे होता है। हम सिंपल लैंग्वेज की बात करें तो इस कैप्सूल फटेगा और स्पोर बाहर आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट ये कि कैप्सूल क्यों फटेगा या कैसे फटेगा, कैप्सूल बर्स्ट कैसे होगा, तो वो चीज हमें पढ़नी नहीं है, बट एक लाइन एनसीईआरटी में है कि दे हैव इलैबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल, तो आपको ये लाइन याद रखनी है ना। ये फ्यूनेरिया का डायग्राम मैंने जो भी मैनुअली ड्रॉ किया था कुछ ये वैसा ही है। ये आप देखोगे तो ये गैमेटोफाइट हो गया, ये गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट के 3 पार्ट होंगे, राइजोइड्स, फिर ये एक्सिस है और ये लीफ है। तो राइजोइड अभी आपने लिखा था कि ये मल्टी सेलुलर है और ब्रांच है, मॉसेस के अंदर ऐसे तो थे। और फिर इसी से क्या होगा, कैप्सूल ये बनेगा, कैप्सूल हो गया, सीटा हो गया, फुट इसके अंदर होगा। एक्चुअली आपको दिखेगा नहीं बाहर से, बिकॉज लीफ को जब हटाओगे, सारी लीफ को तोड़ दो तो आपको वहां पे फुट नजर आएगा, फुट सीटा कैप्सूल का स्पोरोफाइट होगा। तो ऐसे फ्यूनेरिया का डायग्राम दिखाई देगा आपको, फ्यूनेरिया का गैमेटोफाइट और फ्यूनेरिया का स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट के 3 पार्ट है, राइजोइड, एक्सिस, लीफ। स्पोरोफाइट के 3 पार्ट है, फुट, सीटा, कैप्सूल। राइट साइड में जो फिगर बना है वो स्फेगनम का है। स्फेगनम में आप देख ही रहे हैं, इसमें ब्रांचेस अलग होती हैं। ये पूरा स्फेगनम है, पूरा मॉस है, बट इसमें फीमेल ब्रांच अलग होगी, आर्किगोनियल ब्रांच, जिसमें आर्किगोनिया आएगा, और मेल ब्रांच अलग होगी, एंथ्रीडियल ब्रांच, जिसमें एंथ्रीडियम आएगा। आपको देखने में ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच एक जैसी लग रही होंगी, बट कोई इशू नहीं है, हमें पहचानना देख के तो है नहीं, हमें सिर्फ ये याद रखना है कि स्फेगनम में मेल और फीमेल ब्रांचेस ही अलग होती हैं। प्लांट एक होगा, उसमें कुछ ब्रांच ऐसी होंगी जिन पे आर्किगोनिया है, तो दोज आर आर्किगोनियल ब्रांच। कुछ ब्रांच ऐसी होंगी जिनमें एंथ्रीडिया होगा, सो दोज आर एंथ्रीडियल ब्रांच। तो स्फेगनम में एंथ्रीडियल और आर्किगोनियल ब्रांच होती हैं, ये इस फिगर से हम कंक्लूड कर सकते हैं। जहां तक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात है, एग्जाम्पल एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, फ्यूनेरिया जिसका भी आपने डायग्राम बनाया था, पॉलीट्राइकम याद रखिएगा, इट्स ए मॉस। जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉस है वो क्या है, स्फेगनम। स्फेगनम को बॉग मॉस, कारपेट मॉस, टफ मॉस या पीट मॉस कहते हैं, है ना। ये एसिडिक कंडीशन में ग्रो कर जाती है, तो एसिडिक बॉग कहलाती है ना, जहां पे एसिड बहुत ज्यादा होगा, लाइकेन जैसे जहां ग्रो करते हैं वहां एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, तो वहां पे ये बॉग मॉस क्या होती है, यही तो बता रहा हूं। बॉग का मतलब है एसिडिक इन्वायरमेंट, तो जहां पे डिकम्पोजिशन फास्टर रेट से होगा, जहां पे एसिडिटी होगी, जहां ह्यूमिक एसिड होगा, वहां पे ये ग्रो कर जाती है। तो एसिडिक मीडियम में बहुत कम प्लांट ग्रो कर पाते हैं, बट स्फेगनम ग्रो कर सकता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बॉग मॉस, क्योंकि ये एसिडिक एनवायरनमेंट को टॉलरेट कर लेती है। ये फॉसिल फ्यूल भी है, इसको आप सुखा के जलाने में भी यूज कर सकते हो, जैसे घास को सुखा के जलाने में यूज करते हैं, वैसे स्फेगनम एक्ट एज ए फॉसिल फ्यूल, इसको हम एज ए फ्यूल भी यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद है पीट। पीट क्या कहलाता है, स्लो डिकम्पोजिशन। जब इसका फॉसिलाइजेशन होगा, जब मतलब ये जो मॉस है मान लीजिए वो किसी फॉसिल्स की फॉर्म में दबी रह गई, रॉक्स के नीचे बहुत सालों से, हजारों सालों से दबी हुई है, तो नीचे पीट का फॉर्मेशन हो जाएगा। पीट क्या होता है, पीट इज स्लो डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, स्लो डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर, और ये भी एसिडिक ही होता है, तो उसको हम पीट कहते हैं। तो पीट कब बनेगा, जब मान लीजिए स्फेगनम किसी चट्टानों के नीचे, किसी पत्थर के नीचे दबी रह गई और हजारों साल से दबी हुई है, तो उसका डिकम्पोजिशन धीरे धीरे होगा, तो दैट स्ट्रक्चर जो बनेगा वो पीट कहलाता है। इस स्फेगनम के अंदर एब्जॉर्प्टिव पावर ज्यादा होती है, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि ये वाटर को रिटेन करने में हेल्प करती है, इसीलिए एज ए एब्जॉर्बेंट कॉटन, जैसे हम रुई को यूज करते हैं, इवन पुराने टाइम पे भी यही होता था कि आजकल कॉटन आती है, स्टरलाइज कॉटन आती है, सारे मेडिकल कॉलेज और इवन हमारे घर में भी जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसमें हम कॉटन को यूज करते हैं ब्लड को या पस को या किसी भी इस टाइप के फ्लूइड मटेरियल को सोक करने के लिए। तो खून बह रहा है तो आपने कॉटन लगा दी,
कॉटन एक तो एड्सॉर्बेंट का काम करेगी, ब्लड को सोख लेगी, और दूसरा कॉटन स्टरलाइज्ड होती है तो इन्फेक्शन नहीं होता। पुराने टाइम पे जब वैद्य वगैरह हुआ करते होंगे, इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन की अगर बात की जाए, तो वो क्या करते होंगे, तो वहां पे क्या है कि हमारे यहाँ भी और यूरोप में भी यही होता था, स्फेगनम को सुखा के रख लेते थे। स्फेगनम एंटीसेप्टिक होता है और स्फेगनम में एड्सॉर्बेंट पावर बहुत ज्यादा है, तो घाव में जहां से ब्लड रिलीज हो रहा है वहां सूखा हुआ स्फेगनम भर दिया जाता है, तो स्फेगनम ब्लड को सोख कर लेगा जैसे कॉटन करती है, और स्फेगनम क्योंकि एंटीसेप्टिक है तो घाव फैलेगा नहीं। तो वुंड हीलिंग के अंदर या एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ कॉटन यूरोप में या ट्रेडिशनल एंशिएंट इंडिया में अगर देखा जाए तो स्फेगनम को हम कॉमनली यूज करते थे। बिकॉज ऑफ दियर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, पानी को ये रिटेन कर सकती है। इसको पैकिंग मटेरियल की फॉर्म में भी यूज किया जाता है फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। एम्स का ये नीट का ही क्वेश्चन है, सीधे सीधे ये लाइन पूछ ली गई है कि ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। जैसे आप ऑनलाइन नर्सरी से कोई अगर प्लांट मंगाए, मान लीजिए बैंगलोर की नर्सरी है जिससे आपने कोई प्लांट मंगाया, किसी भी ऑनलाइन साइट से मिलाया ई कॉमर्स को यूज करके, तो हो क्या रहा है कि ड्यूरिंग दैट ट्रांसपोर्टेशन प्लांट मान लीजिए 48 आवर्स में आपके पास पहुंच रहा है, तो 48 आवर्स तक वो एक बॉक्स के अंदर है। अगर बॉक्स के अंदर है तो उसे पानी कौन डालेगा, क्योंकि बॉक्स अगर खुल गया तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो क्या जाता है कि जो पॉटेड प्लांट होता है उसमें थोड़ा सा स्फेगनम लेके पानी में डिप करके निचोड़ के, मतलब भीगा हुआ स्फेगनम उस पॉट के ऊपर रख देते हैं। अब स्फेगनम में क्योंकि वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है तो वो वाटर को होल्ड करेगा, तो 2 दिनों तक अगर पानी नहीं भी मिला तो उस प्लांट को जो है उस पॉट के अंदर उसको जो पानी मिलेगा वो कहां से मिलेगा, स्फेगनम से मिलेगा। इवन आपने नोटिस किया हो तो हम मनी प्लांट को भी एक स्टिक के ऊपर ग्रो करते हैं। आपने कई बार देखा हो ऑर्नामेंटल स्टिक आती है एक ब्राउन कलर की, जिसके चारों तरफ आप मनी प्लांट या कोई भी इस टाइप के प्लांट को ग्रो कराया जाता है। उस स्टिक को भी हम मॉस स्टिक बोलते हैं। उसके अंदर जो ब्राउन कलर का फिलिंग मटेरियल है दैट इज ऑल्सो द ड्राइड स्फेगनम, वो सेम मटेरियल है। और होता यही है कि मनी प्लांट को जब उसके ऊपर आप ग्रो कराते हैं तो मनी प्लांट की जो रूट्स हैं वो उसके अंदर चली जाती हैं। पानी जब आप देते हैं मनी प्लांट को तो इस स्टिक को गीला करते हैं, लीफ को गीला मत करिए, स्टिक को गीला किया जाता है, बिकॉज उसमें जो मॉस है वो फूल जाएगी, पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी, और धीरे धीरे मनी प्लांट की रूट या कोई भी प्लांट जो उस पर ग्रो कर रहा है वो धीरे धीरे उस वाटर को ले लेगा। तो मॉसेस के अंदर स्पेशली फॉर स्फेगनम में गुड एब्जॉर्प्टिव पावर है, इसलिए ये ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल में यूज हो रही है। ये एंटीसेप्टिक भी है, इट्स ए काइंड ऑफ एब्जॉर्बेंट। आप कॉटन को रिप्लेस करके इसे यूज कर सकते हैं क्योंकि ये वाटर को हाई अमाउंट में एब्जॉर्ब कर लेगी। स्लो डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मटेरियल है, एसिडिक नेचर का है, तो एज ए फॉसिल फ्यूल, एज ए पीट इसको आप ग्रो कर लेते हैं, इसको आप यूज कर लेते हैं। और एसिडिक बॉग, बिकॉज ये एसिडिक जो डिकम्पोजिंग एनवायरनमेंट होता है वहां पे ये ग्रो कर जाती है, इसीलिए इसको एसिडिक मॉस या बॉग मॉस भी कहा जाता है। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रायोफाइटा, है ना। हमने आज कंप्लीट किया डिवीजन ब्रायोफाइटा, जिसमें लिवरवर्ट और मॉस 2 क्लासेस आपको पढ़नी है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे टेरिडोफाइटा, और टेरिडोफाइटा में क्लास कैरेक्टर नहीं पढ़ने, आपको सिर्फ टेरिडोफाइट, जिम्नो और एंजियो, इन तीनों ही ग्रुप में आपको जो है वो जनरल कैरेक्टर्स पढ़ने हैं और एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं। क्लासेस के सिर्फ नेम मेंशन है, क्लास के कैरेक्टर्स मेंशन नहीं किए गए। फरहीन ने लिखा है सर स्पेस ट्रेवलर्स में क्लोरेला या स्पारुलिना दोनों यूज करते हैं। हाँ, दोनों कर सकते हैं, बस क्लोरेला एक ग्रीन एल्गी है और स्पारुलिना एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है, तो डिफरेंस उनके उस ओरिजिन में। लेकिन कभी पूछा जाए कि स्पेस एल्गा क्या है तो आंसर क्लोरेला होगा, है ना। स्पारुलिना को एज ए फूड ही यूज किया जाता है, उसे स्पेस एल्गा नहीं बोलते। स्पेस एल्गा पूछा जाएगा तो क्लोरेला आंसर आएगा। एज ए फूड यूज करना है तो दोनों यूज हो सकते हैं, क्लोरेला एज वेल एज स्पारुलिना। ओके, कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। क्लास मेरे हिसाब से जो टेक्स्ट आपको मुझे डिलीवर करना था वो हो गया। पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, सब कुछ ठीक रहा तो मई में अगर एग्जाम आपका अगले साल होना है तो आपको उस हिसाब से तैयारी भी करके रखनी है ना। अभी तो हम यही मान के चल रहे हैं कि मई में ही एग्जाम होगा जैसे यूजुअली होता था। सो
सर क्लास से अलग डाउट्स कैसे पूछें आपसे? बाय सर। आपका ग्रुप अगर होगा व्हाट्सएप वगैरह तो उससे आप मुझसे पूछ सकते हो, है ना। आपको नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप चाहें तो उससे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई ग्रुप है तो आप वहां से उसको डिस्कस कर सकते हो। दिशांक, जिन लोगों के पास भी मेरा नंबर है, प्रवीण ने लिखा है सर आप अपना नंबर शेयर कर दो प्लीज। नंबर तो बेटा मैं शेयर कर दूंगा, बट फिर होगा ये क्या कि बहुत ज्यादा बैचेस हैं तो फिर थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि कौन किस बैच का है। आप लोग अपना ग्रुप बना लो, आप में से कुछ लोगों के पास मेरा नंबर होगा तो आप लोग उस ग्रुप में जब मुझे ऐड करोगे तो हो जाएगा। श्रवण कुमार ने लिखा है सोल्यूशन कर देती हूँ ग्रुप में। श्रवण कुमार ने लिखा है कि सर ग्रुप में नहीं है। ग्रुप में ऐड कर लो मुझे, आप लोगों ने जो भी ग्रुप बनाया होगा आप में से किसी ना किसी के पास तो मेरा नंबर हो गई, आप मुझे ग्रुप में ऐड कर लो तो आपको मैनेज हो जाएगा, है ना। चलो मैं आपकी अगली क्लास भी है, सर वेट कर रहे हैं, हम क्लास को ओवर करते हैं फिलहाल, है ना। पढ़ते रहिए, हैव ए नाइस डे। और एमसीक्यू जरूर करिएगा, है ना। डेली प्रैक्टिस करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू।